हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग? कैसी चल रही है आपकी नीट की प्रिपरेशन? मैं राघव, मास्टर टीचर एट वेदांतु, आज गरज सीरीज में लेकर आया हूं केमिकल काइनेटिक। तो बच्चों, हमारी क्लास 12th में एक चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स। आप समझ, नाम से तो समझ ही रहे होगे, केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल मींस बेसिकली हम केमिकल्स और रिएक्शंस की बात कर रहे हैं। रिएक्शंस, काइनेटिक्स यानी कि काइनेटिक्स कहीं ना कहीं हम उनकी स्पीड की बात कर रहे हैं। तो रिएक्शंस की स्पीड या कैसे वो फॉलो करती हैं, क्या ऑर्डर होता है उनका, क्या कैसे रिएक्शन होती हैं, किस स्पीड से होती है, इन सब के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और अगर हम बात करें नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और एक छोटा सा प्यारा सा चैप्टर है। आपको ना इससे रिलेटेड मैं डेली लाइफ के कुछ फैक्ट्स बताता हूँ। आप सब लोगों ने देखा होगा कि सर्दियों में जितने भी लिजर्ड्स होती हैं, जितनी छिपकलियां होती हैं, विंटर्स में ये गायब हो जाती हैं, जबकि समर्स में ये बाहर निकल निकल के आती हैं और बाहर जाके कीड़ों को, लाइट के पास जाके कीड़ों को खाती हैं। आपने एक ऑब्जर्वेशन किया होगा। सेकंड ऑब्जर्वेशन आपने किया होगा कि आप लोगों ने कभी देखा होगा कि जब हमारी मदर लोग घर पे दही जमाती हैं, कर्ड बनाती हैं, तो वो क्या करती है, मिल्क को रूम टेम्परेचर पर लेकर आती हैं और मिल्क में थोड़ा सा दही डालती हैं और दही को रूम टेम्परेचर पे छोड़ देती हैं। फिर जब दही बन जाता है तब वो उसको उठा के फ्रिज में रख देती हैं ताकि वो खट्टा ना हो। तो इसके बिहाइंड, और लिजर्ड्स का विंटर में बाहर ना आना, इसके बिहाइंड क्या केमिस्ट्री है, चलिए आज हम इसको समझते हैं। और नीट में एक क्वेश्चन और दो क्वेश्चन, एक या दो, इससे एक या दो क्वेश्चंस आना श्योर रहता है। आपको मैं यहाँ प्रीवियस ईयर भी कराऊंगा जिससे आपको ये पता चल जाएगा। तो चलिए, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले, एक छोटा सा प्यारा सा चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आज हम देखते हैं कि आज हम इस लेक्चर में क्या क्या पढ़ेंगे, आज इस क्लास में हम क्या क्या पढ़ेंगे। सो इस क्लास में हम आज पढ़ने वाले हैं कि रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन मीन्स रेट क्या होता है, किस रेट लॉ किस तरीके से वो फॉलो होता है। ऑर्डर ऑफ एंड मॉलिक्यूलरिटी, वही कि क्या ऑर्डर है क्या नहीं है, इसको तो मैं डिटेल में ही पढ़ाऊंगा, यही तो बेसिक टॉपिक है। एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, की कोई रिएक्शन एक स्टेप में हो रही है या ज्यादा स्टेप में हो रही है। डिफरेंशियल एंड इंटीग्रेटेड रेट लॉ, अगर हमें ये पता चल जाए कि हमारे पास इतना रिएक्टेंट है तो हमारे पास कितना प्रोडक्ट मिलेगा, मतलब बेसिकली मतलब मान लेते हैं कि किस पे डिपेंड कर रहा है रेट, मीन दो रिएक्टेंट है तो रेट किस पर ज्यादा डिपेंड कर रहा है, इसकी हेल्प से डिफरेंशियल एंड इंटीग्रेटेड रेट लॉ के हिसाब से हमें ये मिलेगा। सम एग्जांपल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। फिर लास्ट में आपको यहां पर आर्हेनियस इक्वेशन पे जाके आपको सब चीजों के आंसर मिल जाएंगे। स्पेशली यहां पर जाकर जो क्वेश्चंस मैंने अभी पूछे थे, कौन कौन से, लिजर्ड्स का विंटर में बाहर ना आना और कर्ड का रूम टेम्परेचर पे जमना, दही का रूम टेम्परेचर, फ्रिज में क्यों नहीं बनता है, जमता है दही, बनने के बाद फ्रिज में रखा जाता है दही को। ठीक है, इन सब के आंसर हमें यहां मिलेंगे। ठीक है, तो लास्ट तक बना रहना, मीन्स ये उसका केमिकल काइनेटिक्स का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड द सेकंड वन इज दिस। अगर आप बात करते हैं, मैं मेरे से पूछें कि पूरे केमिकल काइनेटिक्स में दो इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन है, तो सबसे पहले मैं हाथ रखूंगा आर्हेनियस इक्वेशन पर, एंड द सेकंड इज अ डिफरेंशियल एंड इंटीग्रेटेड रेट लॉ पर। ठीक है, मतलब अगर आपको ये दो टॉपिक आते हैं बहुत अच्छे से, मीन्स आप समझ लीजिए कि एग्जाम में 80% आपका पेपर हो गया, मतलब 80% काइनेटिक्स का पेपर हो गया। और बाकी जो छोटे मोटे ये टॉपिक हैं, अगर ये और आगे तो समझ लो 100% क्लियर है। तो चलिए हम बात करते हैं बच्चों रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। बेसिकली बच्चों रेट क्या है, रेट इज अ स्पीड। आप किसी जगह पर किसी एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाते हैं तो आप कितना डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं और कितने टाइम में ट्रेवल करते हैं, यही एक नॉर्मल चीज है स्पीड के लिए बात अगर हम करते हैं तो। इसी तरीके से यहां पर अगर हम केमिकल काइनेटिक्स के अंदर रेट की बात करते हैं, वो भी किसी केमिकल रिएक्शन के लिए, तो कितने टाइम पीरियड में कितना हमें प्रोडक्ट मिल जाता है, या फिर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कितनी घट गई या फिर प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन कितनी बढ़ गई कुछ यूनिट टाइम पीरियड के अंदर, वही रेट है बेटा। तो रेट क्या है अगर मैं बात करूं, बेसिकली रेट, तो व्हाट इज रेट? रेट इज अ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, चेंज इन change in concentration of reactant
एंड प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम के अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट की और रिएक्टेंट की चेंज होती है दैट इज नोन एज ए रेट। तो रेट बेसिकली अगर हम एक उसमें लिखें तो रेट इज इक्वल टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टाइम। चलिए थोड़ा सा और हल्का सा डिटेल में इसमें बात कर लेते हैं। लेट सपोज कि मेरे पास एक रिएक्शन है दैट इज ए टू बी। हमारे पास एक रिएक्शन ए से बी बन रही है, तो यानी कि इट मींस हमारे पास देखो बाय द टाइम अगर मैं t इज इक्वल टू टी टाइम पर बात करता हूं, मतलब t इज इक्वल टू t1 टाइम पर, कोई टाइम रहा होगा t1 टाइम, उस समय इसकी कॉन्सेंट्रेशन a1 है, मतलब रिएक्शन बीच में कभी हम ऑब्जर्व करें कहीं बीच मिड में है हम इस समय, इसकी कॉन्सेंट्रेशन a1 है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन b1 है। थोड़ी देर बाद इसकी कॉन्सेंट्रेशन t इज इक्वल टू t2 टाइम पर हमारे पास इसकी कॉन्सेंट्रेशन a2 मिलती है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन b2 मिलती है। चलिए बात करते हैं बच्चों, अगर हम विद रिस्पेक्ट टू ए के रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो एक छोटा सा ग्राफ बनाते हैं। हमने यहां पर लिया कॉन्सेंट्रेशन और यहां पर हमने ले लिया है टाइम। हमने टाइम ले लिया बच्चों। अच्छा बाय द टाइम मुझे बताइए कि ए की कॉन्सेंट्रेशन समय के साथ घटेगी या बढ़ेगी? डेफिनेटली अगर कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा होगा तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन घट ही जाएगी। तो हमारे पास ए की कॉन्सेंट्रेशन विद टाइम क्या होगी? ए की कॉन्सेंट्रेशन विद टाइम हमारे पास धीरे धीरे घटती चली जाएगी, इस हिसाब से घटती है। जब घटती है तो मैंने बोला कि T1 टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन ये थी, T1 टाइम पर जो कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास निकल के आई वो निकल के आती है, और T2 टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन ये, दिस इज द T1, दिस इज T2। T2 टाइम पर अगर हम बात करते हैं दिस इज द A1 एंड दिस इज A2। तो बच्चों अगर मैं रेट की बात करता हूं, रेट तो रेट, अच्छा एक बात बताइए, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन कहां से कहां गई है? A1 से A2, यानी कि A1 माइनस A2, सॉरी फाइनल माइनस इनिशियल होगी, यानी कि A2 माइनस A1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। बट वी नो दैट, अगर बच्चों हम यहां पर बात करते हैं ध्यान से देखिएगा, वी नो कि A1 इज ग्रेटर देन A2। अच्छा क्यों, ऐसा क्यों? भाई कॉन्सेंट्रेशन घट रही है तो आप देख सकते हैं A1 इज माइनस A2। टू सेटिस्फाई तो हमने क्या करते हैं, यहां पर हम एक माइनस साइन पुट कर देते हैं, बिकॉज रेट कांट बी नेगेटिव। हम बोलते हैं कि रेट कांट बी नेगेटिव, तो उसकी वजह से रेट कांट बी नेगेटिव। आप कहोगे सर कैसे नहीं हो सकता? अरे बच्चों आप खुद ही सोच के मुझे बताइए, क्या आपको मैं दौड़ने के लिए बोलूंगा तो क्या आप नेगेटिव स्पीड से कभी दौड़ सकते हैं? आप चाहे उल्टा चढ़ना शुरू कर दें बट नेगेटिव स्पीड से तो नहीं चल रहे होंगे ना, आप हमेशा पॉजिटिव स्पीड से चलेंगे। इसी तरीके से रेट नेगेटिव हो नहीं सकता। अब हमारे पास A1 बड़ा है A2 से, जब A1 A2 से बड़ा होगा तो आप खुद सोच के बताइए, A1 बड़ा है A2 से तो A2 माइनस A1 इज अ नेगेटिव क्वांटिटी, और रेट नेगेटिव हो नहीं सकता, तो उसको सेटिस्फाई करने के लिए मैंने एक नेगेटिव साइन बाहर लगा देना है। अब राइट नाउ जो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन थी या विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में था, अगर रिएक्टेंट डिसअपियर हो रहा होगा तो आपको एक नेगेटिव साइन यूज करना होगा। सो इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट या डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट लिख लेते हैं, ठीक है, रिएक्टेंट। चलिए अब हमने बात कर लिया इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट। अगर हम इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट बात करते हैं बेटा, तो फिर क्या होगा हमारे पास इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट?
इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट। आप टाइम के साथ देखिए, ए कन्वर्ट हो रहा है बी में, यानी कि टाइम के हिसाब से बी बढ़ता चला जा रहा होगा। मैं दोबारा से लिख देता हूं इसको, t इज इक्वल टू t1 टाइम पे दिस इज a1, दिस इज b1, t इज इक्वल टू t2 टाइम पे दिस इज a2, दिस इज b2। अगर मैं बात करता हूं ग्राफ की बेटा, तो ग्राफ क्या होगा? अगर हम नॉर्मल एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, दिस इज अ कॉन्सेंट्रेशन, दिस इज अ कॉन्सेंट्रेशन एंड टाइम। तो आप क्या देखेंगे, आपको एक चीज नजर आएगी कि बी की कॉन्सेंट्रेशन टाइम के हिसाब से बढ़ती चली जा रही है। तो हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ इज समथिंग लाइक दिस, ऐसा आएगा। जब ऐसा आएगा तो अगर मैं इनिशियल टाइम की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं? इनिशियल टाइम की, तो मेरे पास जो कॉन्सेंट्रेशन आएगी, अगर हम इस टाइम पीरियड पे लेते हैं, दिस इज द t1 एंड दिस इज अ t2, and at moment this is a b1 and this is for b2। ये मैं किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं बच्चों? इन टर्म्स ऑफ, अगर मैं बात करूं, ये हो रहा है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट, लिखा हुआ है मैंने ऊपर। ठीक है बेटा, अभी हमने क्या करा, रेट की बात करी, तो रेट इज इक्वल टू फाइनल कॉन्सेंट्रेशन क्या है हमारे पास? अगर हम फाइनल कॉन्सेंट्रेशन की बात करते हैं तो दैट इज अ b2 माइनस b1 अपॉन t2 माइनस t1, यही तो होता है। तो हमारे पास रेट इज इक्वल टू निकल के आएगा डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अच्छा, वी नो दैट कि b1 b2 इज ग्रेटर देन b1, तो रेट वी नो ऑलरेडी पॉजिटिव आएगा। तो दो कंक्लूजन लिख ले हम। रेट को लिखेंगे माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। पहला वाला जो रेट आएगा, जो फर्स्ट वाला लिखा जा रहा है, इन टर्म्स ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट, इन टर्म्स ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट। अगर मैं इसके रिस्पेक्ट में बात करूं तो इन टर्म्स ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट, ये हो रहा है अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में। आपको ये माइंड में क्लियर हो गया कि माइनस साइन किधर की साइड यूज करना है और प्लस साइन कब यूज करना है। माइनस साइन तब यूज करना है जब हम लिख रहे हैं, रेट को लिख रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू डिसअपियरेंस, विद रिस्पेक्ट टू डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट, तो हम माइनस साइन का यूज करेंगे। और जब हम विद रिस्पेक्ट टू अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट पे लिख रहे हैं तो हमें कोई माइनस साइन यूज नहीं करना, सिंपल जैसा पॉजिटिव है वैसा पॉजिटिव रहने देना है। उम्मीद करता हूं ये चीज क्लियर हुई होगी आप लोगों को। चलिए बच्चे, अगर हम आगे बढ़ते हैं तो पहले अब आगे हम एक टर्म को समझते हैं, रेट लॉ। रेट लॉ में एन इक्वेशन विच शोज हाउ द रेट डिपेंड्स ऑन द रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन। नाउ कि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे किस तरीके से रेट डिपेंड कर रहा है, इस पर बात करते हैं। चलिए, रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड रेट लॉ। इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड करता हूं, और दो पार्ट में डिवाइड करने के बाद सिंपल रेट लॉ की बात कर रहा हूं। रेट लॉ क्या होता है? रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सपोज इट आई एम जस्ट टेकिंग एन रिएक्शन दैट इज ए गिव्स प्रोडक्ट। तो राइट नाउ रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर एक्स। मीन्स रेट जो होता है, अगर सपोज इट मेरे पास ये रिएक्शन कुछ ऐसी होती, मान लो ए प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट, तो हमें रेट कैसे लिखते हैं हम इसका बच्चों रेट लिखते, रेट इज इक्वल टू, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नॉट इक्वल, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल concentration of a to the power x and b to the power y। अब आप कहोगे सर ये कैसे आया? भाई रेट साइंटिस्ट लोगों ने ऑब्जर्व किया और ये आइडेंटिफाई किया, जो रेट किसी रिएक्शन पर है
वो कॉन्सेंट्रेशन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आप कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं तो डेफिनेटली रेट बढ़ेगा, बट क्या ऐसा हर जगह होगा? नहीं, ऐसा हर जगह नहीं होगा। आइए चलिए थोड़ा सा बात करते हैं इसके बेसिस पर। पहले हम इसको रेट को लिखेंगे, तो रेट इज इक्वल टू के इंटू ए टू द पावर एक्स। इसको बॉक्स में पैक करते हैं। इधर हमारे पास एक से ज्यादा रिएक्टेंट होते हैं, तो रेट इज इक्वल टू के इंटू ए टू द पावर एक्स एंड बी टू द पावर वाई। ठीक है, हमारे पास ये दो फॉर्मूले, मतलब दो फॉर्मूले का एक जनरल तरीका आया कि आप इस तरीके से लिखो। वेयर आर, तो आर है ही दोनों साइड के, उसमें अगर लिखता हूं तो के क्या हो गया? रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट। वेयर एक्स क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब ऑर्डर क्या चीज है? एक्चुअली एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन एक टर्म है जिस पर रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है। मींस अब देखो यहां पे अगर ऑर्डर मेरे पास 2 होता, तो सोचो अगर 2 होता तो कंसंट्रेशन डबल करने पर रिएक्शन का रेट 4 टाइम्स हो जाता। सोचो, मतलब अगर कंसंट्रेशन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट, डेफिनेटली है। कई बार क्या होता है, ऑर्डर को, रेट को अगर आपने, सॉरी कंसंट्रेशन को आपने 2 टाइम्स किया तो रेट भी 2 टाइम्स। कई बार ऐसा होता है कि कंसंट्रेशन तो आप 2 टाइम्स कर रहे हो बट रेट क्या हो रहा है? 4 टाइम्स। कई बार ऐसा होता है कि आप कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट तो 3 टाइम्स कर रहे हो पर ऑर्डर बढ़ता है 9 टाइम्स के बराबर। तो यही चीज तो ऑर्डर है कि जब रेट ऑफ रिएक्शंस कंसंट्रेशन के बढ़ाने पर कितने गुना बढ़ रहा है। ये कैसे पता चला? ये विद द हेल्प ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से पता चला। चलिए अगर मैं इसकी बात करता हूं तो डेफिनेटली K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रेट कांस्टेंट और x प्लस वाई, ये जो सम है स्टाइक्योमेट्रिक कॉन्सेंट्रेशन में, जो कॉन्सेंट्रेशन की पावर x y या जो वट एवर द वैल्यू, रे दिस इज नोन एज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो क्या a और x और y इंडिविजुअल कोई आइडेंटिटी नहीं रख सकते? बिल्कुल रखते हैं बेटा। x इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू a। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू a होता है a। सिमिलरली y क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू b। अब आया समझ में आपको मैं क्या बता रहा हूं? चलिए एक पॉइंट मैंने लिखा है, रेट लॉ फॉर एनी रिएक्शन कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड बाय मेरली लुकिंग एट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। दैट इज कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड थ्योरेटिकली बट द मस्ट बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। मींस ऐसा नहीं है आप गए रिएक्शन को देखा, थोड़ी देर ऐसे देखा और बोले नहीं ऑर्डर 2 है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप देखकर, आप बैलेंस रिएक्शन को, मतलब आप क्या, अगर आपके पास पेपर में लिखी हुई एक इक्वेशन है, आप उसे घूर कर ये नहीं पता लगा सकते कि ये ऑर्डर 1 है या 2 है, या केवल रिएक्शन के स्टाइक्यू, मतलब अल्टीमेटली जो कंक्लूजन है कि रिएक्शन के स्टाइक्योमेट्री को देखकर आप ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, मींस रेट पर किस, कंसंट्रेशन और रेट के बीच में क्या रिलेशन डेवलप करेगी। कुल मिला के अभी बात ये है। हाँ, आप कहोगे सर ऐसा तो नहीं होता, हम तो देख के पता लगा लेते हैं। बच्चे पता लगा लेते हो, ये चीज केवल और केवल एलिमेंट्री रिएक्शन तक पॉसिबल है, जो रिएक्शन एक स्टेप में हो जाती है। पर अगर रिएक्शन एक स्टेप से ज्यादा स्टेप में हो रही होगी तो ऐसा नहीं आप प्रेडिक्ट कर पाओगे, तब तो हमें मतलब एक्सपेरिमेंट की जरूरत ही पड़ेगी। बट हम ये स्टेटमेंट आप कभी भी नहीं बोलेंगे वी कैन फाइंड द ऑर्डर जस्ट बाय सीइंग द रिएक्शन। आप ये स्टेटमेंट कभी नहीं बोलेंगे केवल रिएक्शन को देखकर हम ऑर्डर पता लगा सकते हैं। नहीं, ऑर्डर इज द एक्सपेरिमेंटली टर्म। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं बच्चों, अगर हम आगे की तरफ चलते हैं तो एक ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन आ गया। व्हाट इज ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन? अभी मैंने आपको पीछे ही बताया था। ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन, जैसे कि सपोज इट एक रेट लॉ हमारे पास, रेट लॉ अगर हम बात करते हैं तो रेट लॉ हो जाएगा K इज इक्वल टू, दैट इज नहीं, रेट इज इक्वल टू K इंटू
a टू द पावर x एंड y v की b टू द पावर y, वेयर ऑर्डर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर कोई आपसे पूछे x प्लस वाई, इट इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड, order can be experimentally determined, it is experimentally determined. ठीक है, order can be 0, fractional, positive and negative. Order can be 0, fractional, पॉजिटिव और नेगेटिव. लेट सपोज कि मैंने बोला, एक एग्जांपल मैं पिक करता हूं, मैंने एक एग्जांपल पिक किया बच्चों, मैंने बोला कि लेट सपोज हम जीरो ऑर्डर की बात करते हैं, जीरो ऑर्डर. अगर मैं जीरो ऑर्डर बात करता हूं तो जीरो ऑर्डर के लिए जो ये जैसे सपोज इट मैंने बोला दिस इज द रेट इज इक्वल टू k इंटू ए टू द पावर 0, मीन्स ऑर्डर क्या हो गया यहां पर, जीरो. मीन्स रेट किस पे डिपेंड करेगा राइट नाउ, k ओनली. मीन्स अगर हम बोलते हैं, मीन्स रेट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन डू नॉट डिपेंड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन, रेट ऑफ zero order reaction do not depend depends on the concentration of reactant. अगर बच्चों यही बात मैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए करता, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, मीन्स हमारे पास रेट इज समथिंग लाइक, रेट इज इक्वल टू कुछ ऐसा हो सकता था k इंटू ए टू द पावर 1. भाई ये समी तो था, ये 1 ही तो वैल्यू है, तो मेरे पास हम बोल सकते हैं कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए. यानी कि अगर आप ए के कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे तो रेट बढ़ेगा. अगर हम बात करते हैं सपोज इट फॉर नेगेटिव ऑर्डर, इसका मीनिंग क्या हुआ, फॉर नेगेटिव ऑर्डर की मैं बात करूं बेटा, फॉर नेगेटिव ऑर्डर तो मैंने बोला कि रेट इज इक्वल टू k इंटू ए की पावर -1. इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम इसकी बात करें तो कैन आई से कि रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए. कुल मिलाकर मतलब ये हो गया, अगर मैं ऑर्डर की बात करता हूं, ऑर्डर वो चीज है जिससे हमें ये पता चलेगा कि कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाने पर रेट बढ़ेगा या घटेगा. मीन्स वो एक्सपेरिमेंटली थिंग या वो चीज है जो हम एक्सपेरिमेंट से पता लगाते हैं कि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाकर या घटाकर हम रेट को किस तरीके से बढ़ा सके. तो बेसिकली ये दोनों के बीच में, रेट और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्शन के बीच में एक रिलेशनशिप डेवलप करने का काम करता है ऑर्डर. उम्मीद करता हूं ये आपको चीज समझ में आई होगी. ठीक है, अब राइट नाउ नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, एक टर्म आता है दैट इज द मॉलिक्यूलैरिटी. अगर मैं मॉलिक्यूलैरिटी की बात करता हूं तो मॉलिक्यूलैरिटी एक थियोरेटिकल टर्म है. मॉलिक्यूलैरिटी ये कहती है कि ऐसे कितने मॉलिक्यूल्स आपस में एक साथ कंबाइन होते हैं जिससे फिर वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं. अगर हम बात करते हैं द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन अ रिएक्शन, जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, विच मस्ट कोलाइड साइमल्टेनियसली. मैंने बोला ना एक साथ कंबाइन हो सके, मींस वो कोलाइड कर जाए एक साथ. ठीक है, इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड मॉलिक्यूलैरिटी. इट इज अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट एंड ऑर्डर इज अ एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट. ये 2 मार्क्स का बोर्ड में आपके डिफरेंस, आप चाहें तो PYQs उठा के चेक कर लीजिए, हर दूसरे साल या तीसरे साल में ये रिपीट होता हुआ मिल जाएगा आपको. किसी ना किसी सेट में आपको देख लेना हर दूसरे साल में पक्का मिल जाएगा. आप एक बार उठा के देखिए तो सही.
अगर हम बात करते हैं मॉलिक्यूलरिटी, मॉलिक्यूलरिटी हो सकती है 1 2 3, 3 मॉलिक्यूलरिटी 3 इज वेरी रेयर। आप खुद सोचो, दो लोगों का एक साथ कोलाइड होना ठीक है, एक आम बात, मतलब एक आम नॉर्मल थिंग है, दो एटम, बट एक मोमेंट पर एक ही साथ 3 एटम कोलाइड हुए एक साथ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि दो पहले टकराए तीसरा उनसे टकरा गया, नहीं, 3 एक साथ, सोचो कितने कम चांसेस हैं। ऐसा नहीं बोलूंगा कि चांस नहीं है, बट चांस बहुत ही कम हो जाते हैं, ठीक है। तो इसे बोला जाता है यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। इसे बोला जाता है बाइमॉलिक्यूलर, इसे बोला जाएगा ट्राइमॉलिक्यूलर। आया सबको समझ में? ट्राइमॉलिक्यूलर, बहुत ज्यादा इस पे टेंशन नहीं लेने की। देखो पता कैसे चलेगा देखकर, इसके पास एक ही मॉलिक्यूल है यूनिमॉलिक्यूलर, इसके पास दो मॉलिक्यूल है बाइमॉलिक्यूलर, इसके पास दो और एक तीन, तीन मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये क्या हो जाएगा? ट्राइमॉलिक्यूलर। अभी कुछ समझ में आया? ठीक है। तो हमारे पास अगर हम बात करते हैं मॉलिक्यूलरिटी की, तो वो नंबर ऑफ स्पीसीज या नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ आयंस which must collide with each other, yes, at a same time and प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो। उम्मीद करता हूं क्लियर हुआ होगा। राइट नाउ हमारे पास ये जो डिफरेंस है, जो मैंने अभी आपको बोला था 2 मार्क्स के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, तो ये जो डिफरेंस है उसमें से मैंने बेसिकली 3 डिफरेंस जो है मेन वो मैंने पिक कर लिया है। द फर्स्ट, डिटरमाइन एक्सपेरिमेंटली ऑर्डर, आपको अभी बता दिया था, इट कैन बी डिटरमाइन यूजिंग ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन, अभी बताया था ये चीज मैंने। अप्लाइड फॉर एनी टाइप ऑफ रिएक्शन, ये किसी भी टाइप ऑफ रिएक्शंस के लिए अप्लाइड हो जाता है। अप्लाइड ओनली फॉर एलिमेंट्री। आप कहोगे सर एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होते हैं? अगर मैं एलिमेंट्री रिएक्शन की बात करता हूं बेटा, तो एलिमेंट्री रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जो सिंगल स्टेप में हो जाती है। अभी थोड़ी देर में उसके बारे में बात भी करेंगे, टेंशन मत लो, डोंट वरी, मैं सब कवर अप करूंगा। इट कैन बी जीरो एंड इवन अ फ्रैक्शनल, मैंने अभी बताया था ये जीरो भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। इट इज ओनली अ पॉजिटिव नंबर। भैया कोलिजन होगा तो पॉजिटिव, नेगेटिव में तो कोलिजन की कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ आया होगा। ये 2 मार्क्स भूलना मत, 2 मार्क्स बोर्ड एग्जाम आना ही आना होता है हर दूसरे साल में। अब आपकी किस्मत, देखो आपके सेट पे पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, पर मैक्सिमम चांसेस हैं। राइट नाउ इससे रिलेटेड, अभी जो ऑर्डर से रिलेटेड हमने बात करी है, इससे रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चन, देखो आपको ऑर्डर से रिलेटेड बोर्ड एग्जाम छोड़ो, मेंस एग्जाम में भी कितना इंपॉर्टेंट, सॉरी नीट एग्जाम में भी कितना इंपॉर्टेंट है, हमें इसकी बात करते हैं। फॉर अ सर्टेन रिएक्शन द रेट इज इक्वल टू इतना, हमें क्या दे दिया है, दैट इज द R1, मैंने बोल दिया R1 इज इक्वल टू K इंटू A टू द पावर स्क्वायर और B when the initial concentration of A is triple। अब हमने क्या करा, रिएक्शन को क्या कर दिया है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A हमने क्या कर दिया है 3A टू द पावर स्क्वायर एंड व्हाट इज B, अब हमने क्या करा B ट्रिपल्ड कीपिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B कांस्टेंट। अच्छा B की कॉन्सेंट्रेशन को हमने नहीं छेड़ा, ठीक है, B को ऐसे ही रहने देते हैं। इसे मैंने बोला R2, बच्चों क्या बोल दिया, रेट अब R2 मान लिया। तो व्हाट, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, अब देखो 3 का स्क्वायर K इंटू A स्क्वायर इंटू B, कैन आई राइट लाइक दिस? जब मैं बच्चों ऐसे लिखूंगा तो क्या मैं इसे ये नहीं लिख सकता R2 इज इक्वल टू 9 इंटू K A स्क्वायर इंटू B, that is the R2 is equal to 9 और this is the R1, यही तो चीज लिखी हुई है R1, यही तो चीज लिखी हुई है R1, यानी कि जो रेट है वो 9 टाइम्स बढ़ जाएगा। कौन सा भारी भरकम क्वेश्चन था, कौन से साल में आया था, 2023, अभी 2024 की क्वेश्चंस बस रह गए हैं, वरना वो भी ऐड करने थे 2025। ऐसे ही क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम भी आपके पास आ गया तो भाई इंक्रीज बाय ए फैक्टर ऑफ 9, आंसर क्या हो जाएगा बी। चलिए आइए आंसर को क्रॉस चेक कर लेते हैं, क्या आंसर बी है? यस, द राइट आंसर इज बी। पॉइंट समझ में आ गया?
व्हाट इज द राइट आंसर? राइट आंसर इज बी। चलिए बच्चों, हम अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट रेट कांस्टेंट। अभी हमने रेट लॉ लिखा था, उसमें एक टर्म आया था के। अब ये क्या हेल्प करता है हमारी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से? बच्चों एक खास बात देखो, मैं हल्का सा प्रीवियस चलता हूं, आप मुझे एक बात बताइए, यहां पर पहुंचते हैं। मुझे एक बात बताइए, आपके पास रेट का फॉर्मूला ये लिखा, यूनिट क्या होगा? कॉन्सेंट्रेशन, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, व्हाट इज द यूनिट? मोल पर लीटर, मोल पर लीटर इनटू टाइम, यानी कि सेकेंड। यही तो कॉन्सेंट्रेशन होता है, यानी कि रेट का जो मतलब रेट का जो यूनिट हो गया हमारे पास हो गया मोल पर लीटर पर टाइम। आपको समझ में आया? इसी तरीके से जो हमारे पास, अभी हम आते हैं आगे बढ़ते हैं, और इसी सेम कॉन्सेप्ट से हमारे पास रेट कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट। अच्छा बच्चों, रेट कांस्टेंट था क्या चीज? मान लेते हैं हमारे पास ए प्लस बी, ये रिएक्शन हमें प्रोडक्ट देती है। ज्यादा सिंपल होगा अगर हम इसको और सिंपल करते हैं, थोड़ा सा और सिंपल कर देते हैं, दैट इज अ बी ए गिव्स प्रोडक्ट। व्हाट इज अ रेट? रेट इज इक्वल टू k इंटू ए टू द पावर एक्स, या a टू द पावर x की बजाय एक टर्म लिखते हैं, दैट इज द n, a टू द पावर n, वेयर n इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या हो जाएगा? रेट इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बेटा अगर मैं बात करता हूं, हमारे पास ये आ गया, अब मैं k इज इक्वल टू लिखना चाहता हूं, कैन आई राइट रेट अपॉन a की पावर n? कैन आई राइट दिस? बिल्कुल, वी कैन राइट दिस। तो बच्चे रेट की डेफिनेशन क्या है? रेट क्या है? रेट कांस्टेंट, अच्छा नहीं, रेट कांस्टेंट की डेफिनेशन क्या है? रेट कांस्टेंट इज द रेट ऑफ अ रिएक्शन एट यूनिट कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, व्हाट इज रेट कांस्टेंट? रेट कांस्टेंट is the rate of chemical reaction, rate of chemical reaction at unit concentration। at unit concentration पर भाई आप a को 1 रख दीजिए, a की पावर कुछ भी बना दीजिए, 1 ही होना है। तो हमारे पास जब यूनिट कॉन्सेंट्रेशन आप लेते हैं रिएक्टेंट का, उस समय जो भी रेट है वो समझ लीजिए रेट कांस्टेंट है। बच्चों ठीक है, पता चल गया। एग्जाम में क्या फायदा है फिर इसका? इस पे कोई क्वेश्चन आते हैं? नहीं। एग्जाम पे फायदा क्या है? हमारी बात आती है यूनिट ऑफ की। एग्जाम इसकी हेल्प करता है, इससे हेल्प एग्जाम में बड़ी हेल्प होती है, इंपॉर्टेंट। होता क्या है कि हमारे पास अब मैं यूनिट ऑफ के निकालना चाहूं तो यूनिट ऑफ के इज इक्वल टू यूनिट ऑफ रेट, एंड द रेट की यूनिट होती है मोल पर लीटर इंटू 1 अपॉन सेकेंड। एंड अगर मैं और बात करता हूं तो यहां पर इक्वल डिवाइडेड बाई कॉन्सेंट्रेशन टर्म फिर से आ गया है, तो कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट होता है मोल पर लीटर होल की पावर n, होल की पावर n। भाई ऊपर होल की पावर यहां 1 है या होल की पावर n है, ऊपर जाएगा तो चीज माइनस में चली जाएगी। तो हमारे पास यूनिट ऑफ k, जो हमारे पास अल्टीमेटली यूनिट ऑफ k निकल के आता है बच्चों, यूनिट ऑफ k दैट विल बी इक्वल टू मोल पर लीटर होल की पावर 1 माइनस n इंटू पर सेकेंड। ये फॉर्मूला हमें बड़ी हेल्प करता है। इस फॉर्मूले की हेल्प से अभी अगले पेज पे हम देखते हैं कैसे ये हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है अगर मैं बात करता हूं बेटा, अभी मेरे पास क्या फॉर्मूला है? यूनिट ऑफ के इज इक्वल टू क्या आया? मोल पर लीटर होल की पावर 1 माइनस n, 1 माइनस n और पर सेकेंड। अगर फॉर जीरो ऑर्डर के लिए बात करता हूं, फॉर जीरो ऑर्डर n इज इक्वल टू 0, तो यानी कि यूनिट ऑफ k क्या हो जाएगा? यूनिट ऑफ k
इज इक्वल टू मोल पर लीटर होल की पावर 1 माइनस 0 इंटू पर सेकेंड, दैट इज अ मोल पर लीटर। आया सबको समझ में? मोल पर लीटर पर सेकेंड, पर सेकेंड। अगर एग्जाम में उन्होंने के की वैल्यू दे दी और उस के की वैल्यू में ये यूनिट लिख दिया, तो हमें ये समझ में आ जाएगा वी आर टॉकिंग अबाउट द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। कई बार एग्जामिनर क्या होता है, चाहता है आप लोगों से कि आप ये डिटरमाइन करें कि ये हम जीरो ऑर्डर का क्वेश्चन पूछा गया है या फर्स्ट ऑर्डर का पूछा गया है। बेसिकली हमारे कोर्स में दो ही आते हैं, जीरो और फर्स्ट। उम्मीद करता हूं सबको। अगर मैं यूनिट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोल दूं, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं, तो यूनिट ऑफ के, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मींस n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। तो यूनिट ऑफ के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर होल टू द पावर 1 माइनस 1 0 इंटू पर सेकेंड, यानी कि यूनिट ऑफ के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन सेकेंड। अगर यूनिट लिखा है रेट कांस्टेंट का सेकंड इनवर्स, तो सोच लीजिएगा कि हमारे पास जो मतलब रिएक्शन है, वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर यहीं पर हमारे पास आ जाए फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं, तो हमारे पास फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में हम बात करेंगे बेटा कि यूनिट ऑफ के इज इक्वल टू मोल पर लीटर होल की पावर 1 माइनस 2 इंटू पर सेकेंड। तो यानी कि दिस इज द लीटर अपॉन मोल इंटू पर सेकेंड, हमारे पास ये आएगा। अगर यूनिट लीटर अपॉन मोल पर सेकेंड आ जाए या लीटर पर मोल पर सेकेंड आ जाए, तो हमारे पास क्या कहलाएगा, दिस इज नोन एज ए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। और सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के बारे में हम बात कर रहे होंगे। उम्मीद करता हूं ये चीज यूनिट से आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए, इससे रिलेटेड हमारे उसमें अभी देखो, इसके उस पर डायरेक्ट कोई क्वेश्चंस नहीं आता। इस पर क्या होता है कि हमारे पास इससे रिलेटेड क्या होगा, क्वेश्चंस में हमें हेल्प मिलेगी। डायरेक्ट इससे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, इसकी हेल्प से हमें क्वेश्चन में ये पता चल जाएगा फर्स्ट ऑर्डर की बात है या सेकंड ऑर्डर की बात है। नेक्स्ट आता है बच्चों एलिमेंट्री रिएक्शन, द रिएक्शन दैट फिनिशेस इन अ सिंगल स्टेप। जो रिएक्शन एक स्टेप में स्टार्ट हुई, एक स्टेप में खत्म। ऐसा नहीं है कि पहले इससे वो बनेगा, उससे फिर कुछ और बनेगा, कुछ और से फिर कुछ और बनेगा, फिर फाइनली प्रोडक्ट बनेगा। नहीं, ऐसा नहीं, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में खत्म। भाई बहुत सी ऐसी रिएक्शन, द रिएक्शन दैट फिनिशेस इन अ सिंगल स्टेप इज नोन एज ए एलिमेंट्री रिएक्शन। अगर हम बात करते हैं कुछ और रिएक्शन की, जैसे कि कुछ और फीचर्स की, इन दिस केस स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, इन दिस केस मॉलिक्यूलरिटी एंड रिएक्ट ऑर्डर आर सेम। इन दिस केस मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर जो होते हैं वो हमारे पास सेम होते हैं। ठीक है, इन दिस केस मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर आर सेम। चलिए बात करते हैं अब एलिमेंट्री रिएक्शन के एग्जाम्पल की। अगर हम एलिमेंट्री रिएक्शन के एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो जैसे कि N2O4 gives twice of NO2। मतलब ऐसी कोई रिएक्शन जो सिंगल स्टेप में हो जाए, वो हमारे पास कहलाती है एलिमेंट्री रिएक्शन। ठीक है, चलिए हमें एलिमेंट्री के बारे में आइडिया हो गया कि जो सिंगल स्टेप में हो जाए, और इस केस में ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी सेम होती है। अगर वो उसकी मॉलिक्यूलरिटी 3 है तो ऑर्डर भी 3 ही निकलेगा। ठीक है, हमारे पास आता है नेक्स्ट, मतलब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होती है, जो रिएक्शन एक स्टेप में ना हो। एक स्टेप में इन द सेंस कि किसी चीज से, मतलब मान लीजिए ए और बी मिलके सी बने, और फिर सी फर्दर हमारे पास डी और ई में कन्वर्ट हो जाए। तो अल्टीमेटली हम क्या देख रहे हैं, ए प्लस बी कन्वर्ट हो रहा है डी एंड ई में। तो ऐसी रिएक्शन जो 2 या 2 से ज्यादा स्टेप में होती है आर नोन एज ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन।
तो विल फिनिश इन मोर देन वन स्टेप, डेफिनेटली एक स्टेप में हो जाएगी तो एलिमेंट्री रिएक्शन कहलाएगी। एवरी स्टेप इन अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज एन एलिमेंट्री स्टेप, मीन्स अगर जो स्टेप, अगर वो 10 स्टेप में है तो हर 10 स्टेप इज द एलिमेंट्री स्टेप, सिंगल क्योंकि हर स्टेप तो इंडिविजुअल अपने आप में तो सिंगल स्टेप ही है ना। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स आर फॉर्म फॉर एग्जाम्पल, हमने एक रिएक्शन का एग्जाम्पल लिया, ये एनसीईआरटी में भी मेंशन है बच्चों। एनसीईआरटी की बात करूं तो उन्होंने बोला हुआ है H2O2 को अल्कलाइन मीडियम में अगर हम डिकम्पोज करते हैं, इट कन्वर्ट इनटू द H2O प्लस O2। कैसे कन्वर्ट होता है? पहले H2O I माइनस से रिएक्शन करता है, H2O बनाता है और IO माइनस बनाता है, एंड दिस फर्दर IO माइनस अगेंस्ट H2O2 से रिएक्शन करता है और H2O I माइनस और O2 बनाता है। I माइनस रिएक्शन में स्टार्टिंग में आया, फाइनली बचा रह गया, मींस I माइनस विल एक्ट एज ए कैटलिस्ट हियर। तो यानी कि हमारे पास ये 2 स्टेप में रिएक्शन हुई, जब ये 2 स्टेप में होगी तो दिस इज नॉट अ एलिमेंट्री रिएक्शन, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो यहां IO माइनस को आप कैटलिस्ट कहिए, या यहां पर एक ऐसा इंटरमीडिएट स्टेज है जो फर्दर रिएक्शन में दोबारा पार्टिसिपेशन में आता है और फाइनली प्रोडक्ट हमें प्रोवाइड करता है। तो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज नॉट डिफाइंड एंड द ऑर्डर शुड बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। अच्छा, एक खास बात देखते हैं, जो इसमें सबसे, भाई हमारे पास अगर 10 स्टेप है तो 10 में से जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप है दैट इज अ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, मींस उसी से रेट डिसाइड हो जाता है, और जो फास्ट स्टेप होते हैं वो हमें रेट डिटरमाइन करने में हेल्प नहीं करते। भाई एक रिएक्शन हो रही है और रिएक्शन को ओवरऑल टाइम लग रहा है 100 मिनट, मान लेते हैं 100 मिनट में कंप्लीट हो रही है, 100 मिनट में 99 मिनट तो उसका एक ही स्टेप खा जा रहा है, बाकी बचे हुए जो स्टेप्स हैं वो 1 मिनट खा जा रहा है। सोचो, तो जो फास्टेस्ट स्टेप्स हैं उनसे हम रेट ऑफ रिएक्शन ने डिटरमाइन कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं डिटरमाइन? हम कर रहे हैं द स्लोएस्ट स्टेप। तो स्लोएस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इन अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एज ए पॉइंट हम लिख लेते हैं, स्लोएस्ट स्टेप is the rate determining step in a complex reaction। चलिए, इससे भी नहीं आना था पर हमने इसे क्यों पढ़ा? हमने इसे इसलिए पढ़ लिया कि हमारे पास एक टर्म आया एलिमेंट्री रिएक्शन, और हमें यह पता चल गया कि एलिमेंट्री रिएक्शन में हमारे पास ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी सेम है। तो यार हमारे पास ना एग्जाम में 90% केसेस में एलिमेंट्री रिएक्शन से क्वेश्चंस बनते हैं, और एलिमेंट्री रिएक्शन में आप देखकर पता लगा लो कि ऑर्डर क्या है। आया क्लियर आपको समझ में? चलिए हम आगे बात करते हैं। तो हमारे पास दिस इज द फर्स्ट वन, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे पास एक टर्म आता है डिफरेंशियल रेट लॉ। नीट वाले स्टूडेंट्स ना जैसे डिफरेंशिएशन सुनते हैं ओ रूह कांप जाती है उनकी। बच्चे बस इसमें एक छोटा सा लॉजिक लगाना है, और छोटे सा लॉजिक लगाते आपका क्वेश्चन जो एग्जाम में होने वाला है वो आपका मतलब सही हो जाएगा। अभी आप इसको समझते हैं डिफरेंशियल रेट लॉ। चलिए, डिफरेंशियल रेट लॉ के लिए मैं क्या करता हूं, एक रिएक्शन लिखी है मैंने, दैट इज ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी। आपको ट्रिक समझाता हूं मैं, ट्रिक देखो। ट्रिक क्या होती है, हमारे पास रेट लिखना ऊपर वाली रिएक्शन रेट इन टर्म्स ऑफ disappearance of A। तो कैसे लिखेंगे? जब आपको रेट डिसअपियरेंस ऑफ ए के रिस्पेक्ट में अगर कोई चीज डिसअपियर हो रही है तो नेगेटिव साइन पहले पुट कर देना है, माइनस। ये जो स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है इससे डिवाइड कर देना है 1/A। फिर इस चीज को डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी। कोई भारी भरकम? फिर से मैं बताता हूं, रेट in terms of disappearance
ऑफ बी। इफ वी टॉक अबाउट डिसअपियरेंस ऑफ बी, तो रेट कैसे लिखा जाएगा? सेम पैटर्न, माइनस साइन। अगर डिसअपियरेंस है यानी कि रिएक्टेंट वाले हिस्से में लिखा है, माइनस साइन पहले लगा दो। माइनस कॉन्सेंट्रेशन यानी कि डी बी अपॉन डी टी। कहां गलती कर दी हमने? यहां पर हमने एक गलती कर दी, इसके स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड नहीं करा। मैंने ये स्पेस इसीलिए छोड़ा था, देखो ये मैंने स्पेस इसीलिए छोड़ा था कि मैं स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर सकूं। तो दिस इज अ 1 अपॉन बी। अगर रेट लिखना है इन टर्म्स ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी एंड डी, रेट इन टर्म्स ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट, अगर मैं प्रोडक्ट के टर्म्स में लिखता हूं तो हम क्या लिखेंगे? रेट इज इक्वल टू, रेट इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा? बताइए, खुद ही बताइए। सी, और इसमें हम पहले सी के रिस्पेक्ट में लिख देते हैं। तो हमारे पास अब देखो प्रोडक्ट है, अपीयर हो रही है चीज है, तो नेगेटिव साइन अब नहीं आएगा, ठीक है। तो 1 अपॉन सी इंटू डी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी ओवर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टी। ऐसी अगर मैं रेट लिखूं, रेट इज इक्वल टू 1 अपॉन डी, नॉट स्मॉल डी, दैट इज अ स्ट्राइक। डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या आएगा यहां पर बेटा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टी। उम्मीद करता हूं चीज कुछ क्लियर हुई होगी, ठीक है बेटा। आपको उम्मीद करता हूं कि कुछ ना कुछ चीजें क्लियर हुई होंगी। तो बेटा यहां तक हुआ ये डिफरेंस। आपके लिए ना मैं एक एग्जांपल और लेता हूं। मैंने एक एग्जांपल लिया, मैंने सपोज इट, मैंने लिया N2 प्लस थ्राइस H2 गिव्स ट्वाइस NH3। तो कैसे लिखूंगा इसमें रेट? अगर मैं ए के रिस्पेक्ट में लिखूंगा तो मैं लिखूंगा -1/2 डी, सॉरी y2 -1 अपॉन 1 डी N2 ओवर dt। मैं दोबारा इसके टर्म्स में लिखूंगा तो रेट इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा? बताइए बच्चे, -1 अपॉन 3 डी H2 ओवर dt। अगर मैं NH3 के रिस्पेक्ट में लिखूंगा तो मैं लिखूंगा रेट इज इक्वल टू, अब NH3 इज द प्रोडक्ट, तो 1 अपॉन 2 DNH3 ओवर dt। अच्छा, रेट में चाहे N2 की हेल्प से निकालू, चाहे H2 की हेल्प से निकालू, चाहे अमोनिया की हेल्प से निकालू, वह रेट इक्वेशन तो एक ही है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 हम क्या करेंगे? रेट सभी के बराबर कर देंगे और -DN2 ओवर dt इज इक्वल टू D -1/3 DH2 ओवर dt इज इक्वल टू +1/2 DNH3 ओवर dt। अच्छा, खास बात आप कहोगे सर ये रेट माइनस में, ये रेट प्लस में कैसे बराबर हो सकता है? अरे मैंने पहले ही बताया था बेटा, माइनस साइन क्यों यूज किया है मैंने? ताकि वो जो रेट है वो पॉजिटिव टर्म्स में आए। आपको सबसे पहला स्टार्टिंग में याद करना है, रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में जब लिखोगी तो बाय डिफॉल्ट आपको माइनस लगाना पड़ेगा, सो दैट रेट पॉजिटिव आए बन के। हमारे पास ये आएगा रेट का तरीका। चलिए आइए इस पर बेस्ड हमारे पास, भाई मैंने बोला ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा? डिफरेंशियल और इंटीग्रेटेड रेट लॉ। अब इंटीग्रेटेड रेट लॉ चलने से पहले हम एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन ये बोल रहा है, अरे वाह, अभी हमने जो कराया उसी पे क्वेश्चन आ गया। फॉर द केमिकल रिएक्शन N2 प्लस थ्राइस H2 गिव्स ट्वाइस NH3। इसके रिस्पेक्ट में 2019 में एक क्वेश्चन पूछा गया। तो भाई साहब इसके लिए मैं बात करूंगा, अगर मैं इसके रिस्पेक्ट में बात करता हूं तो रेट इज इक्वल टू, अभी लिखा है मैंने बच्चों, रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/1, नहीं ऐसे ना लिखकर हम लिखते हैं -DN2 ओवर dt इज इक्वल टू -DH3
1/3 H2/dt इज इक्वल टू -1, नहीं नो ना ना भैया, प्लस 1/2 NH3 आया बच्चों। अब इससे इनमें से रिलेशनशिप फाइंड आउट करने हैं। चलिए आइए हम पहले वाले को देखते हैं, N2 और H3 वाले को बराबर करते हैं। चलिए हमारे पास और N2 और H3 वाले, क्योंकि रेट तो ये और ये बराबर ही है, तो कहना इससे पहले ए ऑप्शन के लिए देखते हैं, तो AN2/dt इज इक्वल टू हाफ DNH3/dt होगा। होना तो ये रिलेशनशिप चाहिए, 2 तो मल्टीप्लाई में नहीं, 2 तो इधर आएगा अगर मल्टीप्लाई में आता, नहीं गलत हो गया। दिखाई भी दे रहा है इधर पे ये पेन, नहीं ये दिखाई नहीं दे रहा, तो ये गलत हो गया। अब राइट नाउ अगर हम अगले की बात करते हैं बच्चे, अगले रिलेशनशिप की, तो हमने देखा, हम ये देखते हैं, फाइंड आउट करते हैं बी वाला पार्ट। बी वाले पार्ट के लिए बच्चों N2/dt इज इक्वल टू 1/2 NH3/dt। यस यस यस, यही तो अभी, ओ सॉरी यहां पर ये माइनस साइन भूल गया था भाई। यस यही रिलेशन तो अभी लिखा है हमने। यस, व्हाट इज द राइट आंसर? राइट आंसर हमारे को मिल गया, ये है हमारे पास बी। अगर मैं सही देख पा रहा हूं तो राइट आंसर शुड बी बी। चलिए बेटा अगर हम बात करते हैं राइट आंसर अगर बी है, यस डेफिनेटली द राइट आंसर इज बी। आया बच्चों सबको समझ में? राइट आंसर क्या हो गया हमारे पास? बी हो गया। ओके राइट नाउ बेटा अब हम नेक्स्ट उस पे चलते हैं। अभी हम फिलहाल इस पर बस इतना ही एक ही क्वेश्चन करते हैं, वैसे और भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। अगर हम बात करते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ, अगर आप इसी डिफरेंशियल रेट लॉ को यूज करते हुए आप इसे इंटीग्रेट करते हो, तो हमारे पास अलग अलग ऑर्डर के हिसाब से कुछ इंटीग्रेटेड रेट लॉ आते हैं। अब आपका दिमाग, सर हमें तो अभी डिफरेंशिएशन ही नहीं आता था, अब आप इंटीग्रेशन की बात करने लग गए। ना 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 ना, टेंशन मत लो, मैं इंटीग्रेशन यहां बिल्कुल नहीं कराने वाला। यहां पर एक हल्का सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, एक छोटी सी चीज आपको लर्न करनी होगी, और लर्न करते आपके साथ समझ लो कि एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं वो उसी पे डिपेंड हो जाएंगे। चलिए बच्चे वो चीज है क्या, हमने क्या बोला, मैं सबसे पहले यहां पर इंटीग्रेटेड रेट लॉ में लिख देता हूं, ऑर्डर ऑफ सॉरी काइनेटिक्स ऑफ जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, काइनेटिक्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर। मान लेते हैं मेरे पास एक रिएक्शन ए से प्रोडक्ट बना, और मैंने पहले लिख दिया भाई रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां पर, दैट इज द के इनटू, अच्छा अगर मैं इस रिस्पेक्ट में लिखूं, इस स्टाइकोमेट्री के रिस्पेक्ट में लिखता हूं, तो यह आएगा डी ए और डी टी और माइनस साइन इंडिकेट करते हुए, और प्रोडक्ट की जगह बच्चों ज्यादा अच्छा ये नहीं रहेगा अगर मैं इसे बी लिख देता हूं? व्हाट डू यू थिंक, क्या कहते हो आप लोग? मैंने इसे बी लिख दिया, तो अगर मैं इसके रिस्पेक्ट में लिखूं तो डी बी ओवर डी टी इज इक्वल टू के इंटू ए टू द पावर जीरो। जीरो क्यों भाई? जीरो इसलिए बेटा क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया उसे जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, वो पहले ही बोल के चल रहा हूं इट इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो मैंने ए की पावर जीरो लिख दिया यहां पर। चलिए अगर हमने ये बात कर दी तो रेट इज इक्वल टू, जो अल्टीमेटली फॉर्मूला हमारे पास ये ऑन इंटीग्रेटिंग, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो मेरे पास एक टर्म निकल के आता है, दैट इज ए टी माइनस ए नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी। ए टी माइनस ए नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी, एक टर्म हमारे पास निकल के आता है। अच्छा इसको ना थोड़ा सा दूसरे एंगल से भी समझते हैं, एक फॉर्मूला हमारे पास आ गया, एक दूसरे एंगल से अगर हम इसको समझते हैं तो बेटा हमारे पास एक दूसरे एंगल से समझने के लिए मान लेते हैं मेरे पास ए से प्रोडक्ट बी मिला, टी इज इक्वल टू 0 टाइम पर इसकी कॉन्सेंट्रेशन मैंने ए ली, ये नथिंग कुछ नहीं था इनिशियली, टी इज इक्वल टू टी टाइम पर, अब ए में से ये एक्स माइनस हुआ और ये एक्स बना।
अगर मैं इस x और स्मॉल a के रिस्पेक्ट में लिखूं तो हम रिएक्शन क्या लिख सकते हैं, वेयर ए नॉट क्या हो जाएगा, ए नॉट इज इक्वल टू ए, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AT इज इक्वल टू हमारे पास क्या निकल के आता है, दैट इज a माइनस एक्स। अब ध्यान से, बस कुछ नहीं, इस फॉर्मूले में इन वैल्यूज को मुझे पुट करना है। अगर इस फॉर्मूले में मैं इस फॉर्मूले की हेल्प से, दिस इज AT माइनस ए नॉट इज इक्वल टू माइनस KT, अगर मैं इस फॉर्मूले में पुट करता हूं तो मेरे पास फॉर्मूला क्या बन के आएगा बच्चों, जल्दी बताओ, A माइनस एक्स माइनस ए इज इक्वल टू माइनस KT, ए से ये a कटा, माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस KT, तो x इज इक्वल टू क्या आया, KT। आपको और सिंपलेस्ट फॉर्म करा मैंने, वेयर x क्या है, x वो अमाउंट है a का जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका होगा किसी टाइम पर। ये दो फॉर्मूले आप याद रखेंगे। ए नॉट, एक छोटा सा ग्राफ आता है। अब ये छोटा सा ग्राफ हम समझते हैं। इस छोटे से ग्राफ को हम समझने के लिए, मतलब एक इक्वेशन को समझना होता है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में क्या होता है, मैं हल्का सा हिंट देता हूं। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन होती है बच्चों y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वेयर m क्या है, स्लोप, और c क्या है, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। क्या होता है बच्चों, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। अगर हम बात करते हैं इसको, इसका इक्वेशन कैसे बन के आएगा, आप ऐसे देखिए। पहला केस, नहीं पहला क्या, बस एक ही केस समझते हैं वैसे इसमें। ये है हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, दिस इज x, दिस इज y। अगर स्लोप हमारे पास पॉजिटिव है, क्या है हमारे पास, अगर स्लोप हमारे पास पॉजिटिव है और इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव है, क्योंकि मोस्टली केस हमारे पास या तो स्लोप नेगेटिव आएंगे, तो हमारे पास इफ m इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, स्लोप, इफ स्लोप इज पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव है, तो थीटा क्या होना चाहिए हमारे पास, थीटा होगा हमारे पास, थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। इफ स्लोप इज नेगेटिव तो थीटा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 90 डिग्री। और कहां से चेक करना है, फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सेस, फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सेस से चेक करना है, मतलब फ्रॉम पॉजिटिव एक्सेस से, या हम वी कैन से फ्रॉम एंटी क्लॉकवाइज साइड, या वी कैन से एंटी क्लॉकवाइज साइड। चलिए, मेरे पास स्लोप है अभी, पहला केस यहां पर m इज इक्वल टू प्लस पॉजिटिव और c इज इक्वल टू पॉजिटिव, यानी कि ऊपर वाली लाइन को कट करेगा कहीं ना कहीं। भाई ऊपर वाली लाइन को ये कट करना चाहिए, अगर ऊपर वाली लाइन को कट करे और पॉजिटिव है तो एंगल क्या होना चाहिए हमारे पास, लेस देन 90 डिग्री। ये लेस देन 90 डिग्री, और इसके साथ तो यही लाइन ड्रॉ हो पाएगी। देखो ये थीटा क्या है हमारे पास, लेस देन 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री एंड दिस इज पॉजिटिव। पहला केस समझ में आया, दिस इज द फर्स्ट केस। सेकंड केस की बात कर लेता हूं मैं यहीं पर, दिस इज अ सेकंड केस। मैंने बोला m क्या हो गया, अब निगेटिव हो गया, और इंटरसेप्ट यानी कि c क्या आ गया, पॉजिटिव। सोचिए हमारे पास किस तरीके से मैं ड्रॉ करूं, m स्लोप नेगेटिव यानी कि थीटा ग्रेटर देन 90, थीटा इज ग्रेटर देन 90, यानी कि कुछ ऐसे। देखो ये एंगल क्लॉकवाइज फ्रॉम पॉजिटिव साइड वाले से, फ्रॉम पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज, दिस थीटा इज ग्रेटर देन 90, ये दिस इज पॉजिटिव। आपको दूसरा केस समझ में आया होगा। आए चलिए बात कर लेते हैं, जब मैं बात ही कर रहा हूं तो तीसरे केस की भी बात कर लेता हूं। मैंने बोला m इज इक्वल टू पॉजिटिव बट c इज इक्वल टू नेगेटिव, यानी कि दिस इज थीटा
इज लेस देन 90 डिग्री। और हमने क्या बात करा, ऐसे करके इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। और यहां पर देखो कैसे थीटा हमारे पास लेस देन 90 डिग्री है। सोच के चलिए कि कैसे, मतलब सोचिए, आप खुद सोचिए कि कैसे हम ड्रॉ करें। भैया थीटा इज लेस देन 90 डिग्री पॉजिटिव स्लोप, क्या मैं ऐसे नहीं ड्रॉ कर सकता? ये देखो, दिस इज थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री, एंड दिस इज द नेगेटिव वाई एक्सेस। आया हमें तो नेगेटिव। नाउ द लास्ट वन, द चौथा केस, दैट इज अ m is equal to negative और c is equal to negative, एंड द लाइन हम जो ड्रॉ करेंगे वो होगी this become like this। हाँ जी, नेगेटिव यानी कि हमारे पास एक्सेस जो हो जाएगा वो कुछ ऐसे जाएगा बेटा। आप देखिए पॉजिटिव चला गया ये तो, और ये कुछ ऐसे जाएगा। इस वाले केस की हमें जरूरत पड़ती नहीं है, ठीक है। दिस इज द थीटा इज ग्रेटर देन 90, दिस इज द नेगेटिव, इसलिए मैंने इसको लास्ट में लिखा, ये केस हमें जरूरत नहीं पड़ती। चलिए आइए ग्राफ पे बात करते हैं। एक छोटा सा ग्राफ आता है हमारे पास, एक छोटा सा ग्राफ निकल के आता है बच्चों। ग्राफ हमारे पास इक्वेशन आई थी ए नॉट माइनस, सॉरी 80 माइनस ए नॉट, 80 माइनस ए नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी, आई थी या नहीं आई थी? बस कुछ नहीं, एक ग्राफ आता है बच्चों ए नॉट वर्सेस टी। आप इस इक्वेशन को कैन यू राइट लाइक, सॉरी ए नॉट नहीं, दैट शुड बी ए टी वर्सेस टी। तो अगर हम बात करते हैं बेटा ए टी इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ए नॉट लिख सकता हूं। अब इसको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करो। अच्छा, m इज इक्वल टू क्या आ गया माइनस के, c इज इक्वल टू क्या आ गया a नॉट, और दिस इज अ निगेटिव एंड दिस इज द पॉजिटिव। भाई कॉन्सेंट्रेशन तो निगेटिव नहीं हो सकती ना। सोच के बताइए ग्राफ क्या बनेगा। हमारे पास आ गया दिस इज y, दिस इज x, मतलब सॉरी, अब यहां पर हम x y तो लिख नहीं सकते, व्हाट वी हैव टू राइट इट, हमें लिखना होगा दिस इज, हमारे पास दिस इज द a टाइम t, concentration ऑफ a, एंड दिस इज द टाइम t। हाँ जी बेटा, क्या आना चाहिए आप खुद ही सोच के बताइए। निगेटिव एंड पॉजिटिव, मतलब निगेटिव स्लोप तो लाइन कुछ ऐसी बनेगी। देखो मैं पूरे उसमें बना रहा हूं, बट हमें पूरी नहीं बनानी होती, हमें केवल पॉजिटिव वाले एरिया में, यानी कि इस वाले एरिया की दिखानी है। तो हमारे पास स्लोप का जो डायरेक्शन बनेगा वो आएगा ये। क्लियर हो गया सबको? यानी कि हमारे पास अब क्या करेंगे, हम इस वाले पोर्शन को मिटा देंगे। आपको समझ में आया? दिस इज अ 80, दिस इज 80, दिस इज टी। उम्मीद करता हूं ये ग्राफ आपको समझ में आया होगा। अच्छा, अब दो कंक्लूजन। रेट ऑफ रिएक्शन डू नॉट डिपेंड ऑन द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। रेट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन do not depend on initial concentration of reactant। ठीक है, ये चीज समझ में आई। चलिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं, फर्स्ट ऑर्डर, वो सॉरी हाफ लाइफ रिएक्शन, हाफ लाइफ। अगर हम बात करते हैं हाफ लाइफ की, अगर हम बच्चों बात करते हैं हाफ लाइफ की, तो हाफ लाइफ क्या होता है? दैट टाइम, द टाइम इन विच concentration of reactant become half, the time in which concentration of reactant become half। तो बेटा क्या है, मतलब बिकम हाफ हो गई, ठीक है। तो मीन्स हमारे पास इसको क्या करना होता है, फॉर्मूले में हमें जो रिप्लेसमेंट करना होता है एट टाइम टी पर पुट करना होता है
ए नॉट अपॉन 2 और टी को पुट करना होता है T1/2। चलिए आइए फॉर्मूले में देखते हैं। वी नो हमारे पास क्या होता है बेटा, हमने फॉर जीरो, क्योंकि फॉर जीरो ऑर्डर के लिए बात करते हैं, हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर, वी नो फॉर जीरो ऑर्डर फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था ए टी माइनस ए नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी। तो हमने ए नॉट को क्या करना है, फॉर हाफ लाइफ ए टी की जगह पर क्या पुट करना होगा, ए नॉट बाई 2 माइनस ए नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी हाफ। बच्चों अगर आप इसे सॉल्व कर लेते हैं तो क्या निकल के आता है, मुझे जरा फॉर्मूला बता दीजिए। तो दैट इज द माइनस के इंटू टी हाफ इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा बेटा, ए नॉट माइनस बाई 2, यही आएगा। उसको माइनस कर लेना, आप माइनस करोगे तो टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन 2 इंटू के। बट द टी half life of a reaction depend on the initial concentration of A. For zero order reaction, half life of reaction depends on initial concentration of product reactant। इसको दोबारा लिख देते हैं, ऑफ रिएक्टेंट। मींस कुल मिला के कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला कि अगर हम जीरो ऑर्डर को पढ़ रहे हैं तो रेट तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, बट उसकी हाफ लाइफ जीरो ऑर्डर पे हाफ लाइफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड कर रही है। आई थिंक ये क्लियर होगा, जीरो ऑर्डर बस सफिशिएंट इतना। बात करते हैं बेटा अब हम फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की। किसकी बात करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में अगर हम देखते हैं बेटा, तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में हमने क्या करा कि सपोज इट ए प्लस नहीं बी नहीं, ए गिव्स बी, तो टी इज इक्वल टू जीरो टाइम पर हमारे पास क्या है, यहां पर दिस इज ए, दिस इज नथिंग, टी इज इक्वल टू टी टाइम पर ए माइनस एक्स, दिस इज एक्स। सो यहां पर ए नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाता है ए, एंड ए टी इज इक्वल टू क्या हो जाता है ए माइनस एक्स। बस थोड़ा सा ये चीज याद रखनी होती है। व्हाट इज एक्स, मतलब ए टी क्या है, जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है कुछ अमाउंट, उसके बाद जो बची हुई कॉन्सेंट्रेशन है ए टी इज दैट कॉन्सेंट्रेशन। अच्छा चलिए, हमारे पास अगर हम बात करते हैं तो डिफरेंशियल रेट लॉ अगर हम बोलते हैं तो रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए बच्चे, रेट इज इक्वल टू -1 अपॉन, यहां कुछ नहीं है तो दिस इज द -1 अपॉन 1 इंटू डी ए ओवर डी टी इज इक्वल टू रिएक्टेंट के हिसाब, प्रोडक्ट के हिसाब से 1 अपॉन 1 डी बी ओवर डी टी इज इक्वल टू, यस जल्दी बताइए बच्चे, जल्दी जल्दी, हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज द के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। एक क्यों आएगा, 1 क्यों आएगा, बिकॉज फर्स्ट ऑर्डर मैंने पहले ही बोल दिया है, दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। चलिए ये तो हो गया हमारे पास, फॉर्मूला एक हमारे पास हो गया। राइट नाउ इंटीग्रेटेड रेट लॉ की बात करते हैं। इंटीग्रेटेड रेट लॉ की बात करते हैं तो इसको सॉल्व करते हैं बेटा, तो ये निकल के आता है के टी एल एन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए नॉट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टी इज इक्वल टू, हमारे पास क्या आता है, के इंटू टी। ये फॉर्मूला रट्टा मार लेना, ये फॉर्मूला रट्टा जरूर मार लेना, भूल मत जाना कि इसका फॉर्मूला क्या होता है।
चलिए हम स्टार्ट करते हैं आगे। तो ये हमारे पास फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को रट्टा मार लेना। अगर हम आगे की बात करते हैं, ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया, इसको हम कन्वर्ट करें तो कैन आई राइट 2.303 लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए नॉट अपॉन ए टी इज इक्वल टू के टी। तो कुल मिला के लॉग ए नॉट अपॉन ए टी इज इक्वल टू के टी अपॉन 2.303। एक बड़ा फेमस, इस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, इस पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। चलो आओ थोड़ा सा ग्राफ की भी बात कर लेते हैं भाई, इतनी देर हो गई तो ग्राफ भी बात कर लेते हैं। बच्चों एक क्वेश्चन इस पे आता है ग्राफ, बड़ा फेमस सा फॉर्मूला आता है ग्राफ। और ग्राफ क्या होता है अगर हम बात करते हैं तो ग्राफ आता है एल एन ए टी वर्सेस टी। आओ मेरे पास अभी इक्वेशन थी एल एन ए नॉट अपॉन ए टी इज इक्वल टू लॉग के टी। बच्चों अगर अंदर की चीज को मैं पलट देता हूं, अगर मैं अंदर की चीज को ऐसे अपोजिट कर देता हूं तो बाहर एक माइनस साइन आता है। ये एक लॉग की प्रॉपर्टी है, ध्यान रखिएगा। मैंने क्या बोला, माइनस लॉग ए टी अपॉन ए नॉट इज इक्वल टू के टी। क्या मैं इधर की चीज इधर ले जा सकता हूं? तो लॉग ए नॉट अपॉन, नहीं, नाउ इट इज ए टी अपॉन ए नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी, एंड लॉग ये लिखा जा सकता है ए टी माइनस लॉग ए नॉट। ये भी एक लॉग की प्रॉपर्टी है बच्चों। कैन आई राइट दिस लॉग ए टी इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ये चीज इधर चली तो लॉग ए नॉट। यार राइट नाउ अब मैं इसे कंपेयर कर सकता हूं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। जब मैं इसे कंपेयर करूंगा बेटा तो मेरे पास कंपेयर में क्या आएगा, हमारे पास कंपेयर में मेनली हमें क्या निकालना होता है, स्लोप, यानी कि m इज इक्वल टू मेरे पास आएगा माइनस के, और इंटरसेप्ट यानी कि c इज इक्वल टू प्लस लॉग ए नॉट। चलिए ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ बेटा बन के आएगा, दिस इज लॉग, हमारे पास क्या आ गया, लॉग 80 वर्सेस टाइम। बेटा क्या पॉज निगेटिव इंटरसेप्ट, स्लोप नीचे, ढलान नीचे की तरफ आएगा ऐसे। इंटरसेप्ट पॉजिटिव, यस दिस इज अ पॉजिटिव इंटरसेप्ट एंड इट रिप्रेजेंट लॉग ए नॉट। चलो काफी हो गया इसके लिए। हम बात करते हैं हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। चलिए हम बात करते हैं हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। तो जब हम हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करते हैं बेटा तो हमारे पास क्या होता है, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करते हैं तो आपको मैंने एक रूल बताया था। अभी क्या रूल बताया था? मैंने बताया था कि AT की जगह पर आप A नॉट बाई 2 पुट करिए और T की जगह पर आप T हाफ पुट करिए। क्या पुट करिए? T हाफ। तो वी नो, अगर हम बात करते हैं वी नो, तो हम क्या जानते हैं भैया, हम ये जानते हैं कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है दैट इज AT इज इक्वल टू, यस, K इंटू T। चलो सो फॉर हाफ लाइफ क्या हो जाएगा, दिस इज LN, यहां पर क्या आ जाएगा, यस बेटा, A नॉट डिवाइडेड बाई A नॉट बाई 2 इज इक्वल टू KT। आप T हाफ, आप इसे सॉल्व करेंगे, AT से AT कटेगा, हमारे पास फॉर्मूला निकल के आएगा T हाफ इज इक्वल टू LN2 अपॉन कुछ नहीं, यस K इधर चला जाएगा यानी कि K। सो T हाफ इज इक्वल टू
फॉर्मूला क्या बना, ln2 की वैल्यू होती है 0.693 डिवाइडेड बाई के, एक बहुत फेमस फॉर्मूला। अब हमारे पास कंक्लूजन, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन depend on rate of first order reaction depends on initial concentration of reactant, but half life do not depend on, but half life of first order do not depends on, हाँ जी किस पर, do not depends on initial concentration of reactant, initial concentration of reactant। ये समझ लो, ये सब चैप्टर का सबसे मतलब सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने बोला सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, फर्स्ट अभी भी आर्हेनियस इक्वेशन बोलूंगा, ठीक है। चलिए आइए, बस ये यहां पर खत्म होता है। राइट नाउ हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ए गिव्स प्रोडक्ट, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज 0.1, इनिशियल यानी कि 80, 0.1 बिकम्स यानी कि 8 टाइम t इज इक्वल टू 0.001, ठीक है। आफ्टर 5 मिनट्स रेट कांस्टेंट यानी कि के टी इज इक्वल टू 2.303 लॉग, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 0.1 और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन 0.001, ये 2 जीरो लगाइए, पॉइंट से पॉइंट उड़ाइए, 100 आया। k इज इक्वल टू 2.303 इंटू लॉग 202 डिवाइडेड बाई 5, यानी क्या आ जाता है 5 मिनट, यूनिट 5 में ही है, यस मिनट इनवर्स में ही है तो 5। आपको बस इसे सॉल्व करना है, यू विल गेट द आंसर। चलिए इसे सॉल्व कर भी लेते हैं, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई, तो हो गया 2.303 इंटू 4/10। चलिए 4 तिया 12, ठीक है, 4 3 जा 12, 1 कैरी 1, 4 3 जा 12, 2.4 2 जा 8, 8 और एक 9/10, तो वैल्यू आई 0.9212। तो यह हमारे पास आंसर क्या हो गया, यस द राइट आंसर इज बी। आया आपको सबको समझ में? मैं इसे देख लेता हूं, क्रॉस चेक कर लेता हूं, यस द राइट आंसर इज बी। कौन सा भारी भरकम सवाल था भाई, एक छोटी सी प्यारी सी कैलकुलेशन थी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगर हम नेक्स्ट की बात करते हैं, ये ब्लैंक स्पेस कैसे आ गया, हाँ जी एक क्वेश्चन ये आता है। इस क्वेश्चन में अगर हम देखते हैं, एक ग्राफ दे रखा है, एक ग्राफ हमें स्ट्रेट लाइन पे जाता हुआ नजर आ रहा है। अभी मैंने आपको 2 पॉइंट बताए थे कि कॉन्सेंट्रेशन आपकी मतलब फॉर जीरो ऑर्डर बात करूं तो जीरो ऑर्डर क्या बोला था मैंने, रेट कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, रेट कॉन्सेंट्रेशन, रेट डू नॉट डिपेंड ऑन, रेट डू नॉट डिपेंड ऑन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। एंड द सेकेंड फर्स्ट ऑर्डर के लिए मैंने बोला था, फर्स्ट ऑर्डर हाफ लाइफ do not depend on initial concentration। भाई याद आ गया या मैं पीछे दिखाऊं पेज पलट के? भाई मैंने बोला था कॉन्सेंट जब जीरो ऑर्डर के लिए भाई एक ही वैल्यू रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे पावर 0, यानी उस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा। और सेम हाफ लाइफ में कॉन्सेंट्रेशन का कोई टर्म ही नहीं आ रहा है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का जब टर्म ही नहीं आ रहा तो कैसे डिपेंड करेगी। तो यस ऑप्शन पढ़ते हैं, जीरो ऑर्डर वाई कॉन्सेंट्रेशन एंड एक्स टाइम कॉन्सेंट्रेशन, और नहीं जीरो ऑर्डर के लिए तो नहीं है, वाई कॉन्सेंट्रेशन एंड एक्स टाइम, यस ठीक है स्ट्रेट लाइन, पहला पॉइंट ये वाला सही है। फर्स्ट ऑर्डर वाई इज इक्वल टू टी हाफ एंड एक्स इज अ कॉन्सेंट्रेशन, एक्स इज अ कॉन्सेंट्रेशन एंड टी हाफ।
और रेट नहीं डिपेंड करता, दैट इज अ कॉन्सेंट्रेशन तो घटेगी नहीं। पॉइंट तो गलत हो गया, हमारे पास जो सही पॉइंट निकलता है, एक सेकंड सोचने दीजिएगा। जीरो ऑर्डर कॉन्सेंट्रेशन एंड एक्स टाइम, नहीं कॉन्सेंट्रेशन तो घट रही है बट रेट नहीं घट रहा है। जीरो ऑर्डर वाई कॉन्सेंट्रेशन नहीं, हटा दो। जीरो ऑर्डर वाई इज रेट एंड एक्स इज कॉन्सेंट, हाँ कुछ भी कॉन्सेंट्रेशन आप ले लीजिए, रेट तो सेम ही मिलेगा। एक्स इज रेट मतलब कॉन्सेंट्रेशन, वाई इज द रेट, मैंने यही चीज लिखा, रेट डू नॉट डिपेंड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, एक पॉइंट ये। फर्स्ट ऑर्डर टी वाई इज इक्वल टू टी हाफ एंड एक्स इज अ कॉन्सेंट्रेशन, यस द राइट आंसर इज सी। देखो इस यही दोनों पॉइंट इसी में मैच कर रहे हैं और तो किसी लाइन पे मैच कर ही नहीं रहे, तो राइट आंसर हो गया हमारे पास सी। उम्मीद करता हूं ये आपको इतना क्लियर हुआ होगा। ठीक है, ओके नाउ बेटा अब हम चलते हैं नेक्स्ट आगे की तरफ, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इन्होंने बोला है द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखो इन्होंने मेंशन कर दिया, अगर ये मेंशन ना भी करते तो हमें ये यूनिट बता रही है कि इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। द रेट कांस्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज, उन्होंने एक वैल्यू हमें प्रोवाइड करी हुई है, एक वैल्यू हमें प्रोवाइड, द टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 2 ग्राम ऑफ द रिएक्टेंट टू 0.2 ग्राम। अच्छा KT is equal to 2.303 log A नॉट ओवर 80। चलो 2020 का क्वेश्चन है, सेम फंडे पे कॉन्सेप्ट है। T निकालना है तो T इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई वैल्यू दे रखी है 4.606 इंटू 10 की पावर -3 लॉग कितना है 2 ग्राम, कितना हो गया है 0.2 ग्राम। पॉइंट हटाया, जीरो बढ़ाया, 10 टाइम्स चला गया, दिस इज द, ये जाएगा 2 टाइम्स 1/2 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 10 की वैल्यू यानी 1, लॉग 1। भैया लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, आंसर आ जाएगा ऊपर 1 है 1000/2 दैट इज अ 500 सेकेंड। कौन सा भारी भरकम सवाल आ गया, 2020 पेपर देते 4 नंबर यूं आया समझ में। चलिए आंसर देखते हैं, क्रॉस चेक करते हैं। आंसर इज ए, यस द राइट आंसर इज ए। चलिए बच्चे देख रहे हो कितने हलवा सवाल आ रहे हैं, कितने हल्के से। राइट नाउ द हाफ लाइफ फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन हैविंग 0.2 m मोलर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज 100। भैया फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला कुछ ऐसा था, टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन 2 के, कुछ ऐसा था। बताओ इसमें से क्या चीज गायब, द रेट कांस्टेंट, तो कैन आई राइट के इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन 2 इंटू टी हाफ। चलिए ए नॉट कितना है 0.202/2, टी हाफ कितना है 100, पॉइंट हटाओ 100 लगाइए, 2 से 2 काटिए, आंसर क्या बचा हमारे पास 1 इंटू 10 की पावर -4। अरे आया कुछ समझ में, कितना आसान सा सवाल। तो यानी व्हाट शुड बी द राइट आंसर, आंसर इज ए। जब हम ए बोलेंगे तो आइए क्रॉस चेक भी कर लेते हैं क्या हम सही सोच रहे हैं, यस द राइट आंसर इज ए। चलिए नेक्स्ट, भाई देखो 2018 19 सब ले रखे हैं मैंने सारे सवाल। If the rate constant for a first order reaction is K, the time required for the completion of 99% of the reaction, 99% कंप्लीट हो चुकी है, तो बचा कितना होगा ए बचा होगा 1%। समझ में आया, लेफ्ट ए आप वर्ड्स में लिख दो, लेफ्ट ए मींस अगर 80 को आपने 100 माना है तो 80 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 माइनस 99 दैट इज 1। आया समझ में। नाउ द रेट ऑफ द रिएक्शन इज गिवन बाय फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज के, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द, अरे भैया क्या है के टी इज इक्वल टू 2.303 लॉग 100/1, हलवा सवाल। तो
t इज इक्वल टू 2.303 log 100 यानी कि 2 t k की वैल्यू नहीं निकालनी भाई साहब हमें, t इज इक्वल टू 4.606 अपॉन k। और क्या चाहिए 2019, सोच लो कितने हल्के सवाल हैं? समझ में आया? व्हाट शुड बी द राइट आंसर? द राइट आंसर शुड बी, क्या चला गया, बी, शुड बी बी। ओके, आइए क्रॉस चेक करते। अरे वाह क्या बात है, बी ही निकल गया आंसर। देख लो भाई कितने हल्के सवाल हैं, मतलब, और कितने सवाल हैं, आप पिछले उससे देखोगे कितने सवाल हैं। राइट नाउ नेक्स्ट, अब थोड़ा सा बड़ा सा आ गया है, क्या ये हार्ड होगा? लेट्स चेक। पहला, द करेक्ट डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट ऑर्डर एंड द सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर। आइए, हमने सेकंड ऑर्डर पढ़ा नहीं है बट फिर भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। A first order reaction can catalyze, a second order reaction cannot be catalyzed। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों रिएक्शन कैटेलाइज हो सकती है। कैटालिसिस का कॉन्सेप्ट थोड़ी देर में लास्ट में पढ़ेंगे हम। हाफ लाइफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड्स ऑन ए नॉट। यस, नहीं डिपेंड करती, बिल्कुल नहीं करती है, पॉइंट तो सही लिखा है। द हाफ लाइफ ऑफ अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन डज डिपेंड्स ऑन ए नॉट। यस, जीरो फर्स्ट ऑर्डर के अलावा सभी की हाफ लाइफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करती है। तो ये एक एज ए पॉइंट अपने दिमाग में सेट कर लीजिए कि अदर देन जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इन ऑल द रिएक्शन हाफ लाइफ डिपेंड्स ऑन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यानी कि हमें बी पॉइंट मिल गया, हमें आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। बी पॉइंट उन्होंने बता दिया, आओ क्रॉस चेक कर लेते हैं। यार अब यहां पे विजिबल नहीं है, बस बी पॉइंट इज द राइट आंसर। हम फिर भी चलो पढ़ लेते हैं अगले क्वेश्चंस। द रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड्स ऑन द रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन। नहीं, बिल्कुल डिपेंड करती है। द रेट ऑफ द सेकंड ऑर्डर रिएक्शन डज डिपेंड्स ऑन द रिएक्टेंट। नहीं करती है, बट फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास गलत हो गया। नहीं, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। द रेट ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड्स ऑन द रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन। नहीं, डिपेंड करती है, बिल्कुल करती है। द रेट ऑफ द सेकंड ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट, नहीं, उसमें भी करती है। तो राइट आंसर क्या हो गया? द राइट आंसर इज बी। उम्मीद करता हूं क्लियर हुआ होगा। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। गैसियस फेज, कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। ये बस लीस्ट इंपॉर्टेंट है, कुछ एग्जांपल्स लेने थे, इस वजह से मैं एग्जांपल ले लेता हूं। गैसियस फेज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल की बात करता हूं तो दैट इज एक एग्जांपल लीजिएगा N2O5। ये गैस फेज में होता है और हमारे पास ये बनता है N2O4 प्लस O2। ये भी गैस फेज में और ये भी गैस फेज में। प्लीज बैलेंस कर लीजिए, दैट शुड बी द ट्वाइस। हमारे पास क्या हो गया, 2 दूनी 4, 2 10, 5 दूनी 10। ठीक है, तो ये एक मतलब गैसियस फेज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, आप जिसको याद करने की कोशिश करिएगा। इस पर और भी आता है बट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नहीं है, इस वजह से मैं इसको नहीं ले रहा हूं यहां पर। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास अगर हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। व्हाट इज एस्टर? क्लास 11th क्लास में आप ऑर्गेनिक में एस्टर पढ़ चुके होते हैं। एस्टर का एग्जांपल लेते हैं तो CH3C डबल बॉन्ड O और C2H5। अगर इसकी वाटर से रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H+ तो हमारे पास प्रोडक्ट बन के आता है बच्चों CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस C2H5OH। एक्चुअली हमें देखने में क्या लग रहा है, ये वर्ड टॉपिक लिखा हुआ है सूडो फर्स्ट ऑर्डर। अगर हम बात करते हैं रेट इज इक्वल टू K इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस्टर और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O, बट H2O इज इन लार्ज अमाउंट, दिस इज लार्ज इन अमाउंट, मतलब लार्ज इन अमाउंट। तो बच्चे लार्ज इन अमाउंट होने की वजह से इसकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज में हमें बहुत नेग्लिजिबल इफेक्ट दिखता है। तो लार्ज इन अमाउंट होने की वजह से रेट इज इक्वल टू क्या हो जाता है, K डैश इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस्टर। दिस इज द फन। मतलब है तो ये एक्चुअल में सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, पर बिहेव किसकी तरह कर रही है, बिहेविंग लाइक अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ऐसी रिएक्शन जो हमें देखकर तो लगती है कि सेकंड ऑर्डर है या थर्ड ऑर्डर है, बट वो बिहेव करती है फर्स्ट ऑर्डर की तरह। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज ए सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज और इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। आपने शुगर तो सुना ही होगा। शुगर का फॉर्मूला होता है
H22O11, अगर मैं इसकी रिएक्शन H2O से करा देता हूं हाइड्रोलिसिस एसिड की प्रेजेंस में, सिमिलर ऊपर वाली रिएक्शन की तरह, तो C6H12O6 प्लस C6H12O6, this is a sucrose and this is a glucose and this is fructose. इसमें भी ऐसा ही होता है कि रेट तो डिपेंड करना चाहिए K इंटू सुक्रोज और H2O यानी कि H2O, बट होता क्या है, रेट इज इक्वल टू K डैश और सुक्रोज लिख देते हैं। तो यहां पर भी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक फॉलो होता है एंड यहां पर भी। समझ में आ गया? मतलब सूडो फर्स्ट ऑर्डर देखने में तो नहीं लग रही थी भैया, देखने में तो लग रही थी सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स है, इस वाले केस में तो सेकंड लग रही थी, बट एक्चुअल में क्या निकली, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज ए सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। राइट नाउ हम अगले पे चलते हैं, द लास्ट एंड द वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर हम बच्चों इसकी बात करते हैं तो ये होती है आर्हेनियस इक्वेशन, मतलब डिपेंडेंस ऑफ टेम्परेचर, मतलब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर भी बात बोल सकता हूं। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। बेटा हुआ क्या, अभी तक आपने इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पढ़ना है। अभी तक आप टेम्परेचर की बात हमने कहीं से कहीं तक नहीं करी थी, हमने टाइम की बात करी थी, कॉन्सेंट्रेशन की बात करी थी। तो अब टेम्परेचर पर कैसे रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्ट करता है या डिपेंड करता है, तो इसके बारे में बात करते हैं। ऑन इंक्रीजिंग द रेट, सॉरी, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर by 10 degrees Celsius, the rate constant of reaction become 2 to 3 times. मतलब अगर मैं टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से किसी भी रिएक्शन का बढ़ा दूं तो रेट 2 गुने से 3 गुने के बीच में बढ़ जाता है। एनसीईआरटी बोलती है नियरली डबल। बट हमें जनरल अगर हम बुक्स में, अदर बुक्स में पढ़ते हैं, इंटरनेशनल राइटर्स की बुक में पढ़ते हैं, तो हम ये फाइंड आउट करते हैं कि रेट नियरली 2 to 3 टाइम्स होता है। पर आप नियरली डबल के साथ माइंड में सेटअप कर लीजिए। तो अब आर्हेनियस इक्वेशन जो बोलती है, आर्हेनियस भाई साहब ने एक इक्वेशन दी टेम्परेचर डिपेंडेंस का, आर्हेनियस इक्वेशन ने ये बताया कि भाई साहब ए रेट इज इक्वल टू के इज इक्वल टू ए इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, वेयर के क्या हो गया, रेट कांस्टेंट, ए क्या हो गया, आर्हेनियस कांस्टेंट, क्या हो गया, आर्हेनियस कांस्टेंट। ई ए क्या हुआ, एक्टिवेशन एनर्जी। आर गैस कांस्टेंट, वही गैस कांस्टेंट जो क्लास 11 में पढ़ा था, जिसने आज तक परेशान कर रखा है, गैस कांस्टेंट। टी टेम्परेचर, टी इज द टेम्परेचर। ठीक है, चलो हम बात करते हैं पहले, क्योंकि इस टर्म के बारे में हमें पता है ये कांस्टेंट है, इसके लिए ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं। एक्टिवेशन एनर्जी, यस, अगला हेडिंग आता है एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी, बच्चों अगर मैं एक्टिवेशन एनर्जी की बात करता हूं
इट इज अ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द केमिकल रिएक्शन। भाई आपने घर में खाना बनाते हो तो गैस अपने आप थोड़ी ना जल जाती है, गैस को जलाना पड़ता है। भाई तुमने बस गैस ऑन कर दी अपने आप जल गई, ऐसा नहीं होता। गैस को जलाना पड़ता है, एक इग्निशियन हमें देना होता है, एक स्पार्क हमें देना होता है, उस स्पार्क की हेल्प से जलता है। फिर एक बार जल गई तो चलती रहती है रिएक्शन। बट हमें रिएक्शन को स्टार्ट तो करने के लिए कुछ तो एनर्जी देनी पड़ी थोड़ी सी, तो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी required to start the chemical reaction, to chemical reaction। Suppose it मेरे पास A से एक प्रोडक्ट B बन रहा है, तो बेटा हमारे पास इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं इसकी बात करते हैं। दिस इज द एनर्जी और दिस इज द रिएक्शन कोऑर्डिनेट। मेरे पास रिएक्टेंट की एनर्जी मान लेते हैं ये है, प्रोडक्ट की एनर्जी मान लेते हैं ये, दिस इज अ रिएक्टेंट ए, दिस इज अ प्रोडक्ट बी। ए से बी ऐसे नहीं कनेक्ट हो जाएगा डायरेक्ट, इसको करने के लिए एक बैरियर को उसको क्रॉस करना होगा, ए को उस बैरियर को क्रॉस करके वो आएगा। तो ये जो बैरियर की हाइट है, ये जो बैरियर की हाइट है, दिस हाइट, ये यहां से ये बैरियर की हाइट इज नोन एज ई ए। ये जो बैरियर की हाइट है दिस इज नोन एज ए ई ए, दिस इज नोन एज ए एक्टिवेशन बैरियर। ठीक है, ये हो गया एक्टिवेशन बैरियर। हमारे पास ई ए की वैल्यू हमारे पास ये निकल के आ गई। बस यही, और कुछ नहीं, बस इतना सा सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है कि वो बैरियर जिसको क्रॉस करके रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सके, दिस इज नोन एज ए एक्टिवेशन एनर्जी। चलिए बच्चे, हमारे पास इस फॉर्मूले का हम यूज कैसे करें। हमारे पास फॉर्मूला नजर आया, K इज इक्वल टू A इंटू ए की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। चलिए, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, अगर मैं दोनों साइड लॉग ले लेता हूं तो लॉग ln, द वर्ड शुड बी ln, टेकिंग ln, तो ln k इज इक्वल टू ln a, ये चीज प्लस में आएगा, प्लस ln e टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। अगर आप इसे लिखते हैं तो ln k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ln a माइनस ई ए अपॉन आर टी। दिस इज वन ऑफ द फॉर्म। इसको थोड़ा सा और बेटर फॉर्म में लिखते हैं, दिस इज ln k इज इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन आर टी प्लस ln k। एक फॉर्मूला हमारे पास ये बना। अब यार हमारे पास दो डिफरेंट टेम्परेचर हो गए तो रेट कांस्टेंट तो बदल गया होगा। At two different temperature, relation between the rate constant at two different temperature, relation between rate constant at two different temperature, relation between rate constant at two different टेम्परेचर। अगर हम बात करते हैं बेटा तो ln k2 ओवर k1 इज इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन आर। अगर हम फॉर्मूले को लिखेंगे तो 1 अपॉन T2 माइनस 1 अपॉन T1। ये ध्यान रखना, माइनस साइन मैं बाहर लगा रहा हूं तो T2 माइनस T1 की तरफ चलना चाहिए फॉर्मूला, वेयर सारी चीजें मतलब क्या है, K2 is a rate constant at T1 temperature, K2 rate constant at T2 temperature, और K1 is equal to rate constant at T1 temperature। बाकी यूजुअल है,
क्या चीजें, जो चीजें हैं वो उसी टर्म्स में है। ठीक है, हमारे पास ये वाला फॉर्मूला हो गया। आइए चलिए, अब ये हुआ हमारे पास पूरी तरीके से कंप्लीट। अच्छा, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। Catalyst increase the it catalyst increase the catalyst increase the rate of reaction by decreasing reaction by decreasing the क्या, एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। क्या करेगा हमारे पास, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास रिएक्टेंट से प्रोडक्ट है, एक एक्टिवेशन बैरियर ये है और एक ये है हमारे पास, ये है विद कैटलिस्ट, ये है विदाउट कैटलिस्ट। देखो, विदाउट कैटलिस्ट होगा, बैरियर ज्यादा है, आसानी से नहीं पार करेगा, यानी कि रेट कम रहेगा। विद कैटलिस्ट उसने क्या करा, उसी बैरियर को क्रॉस कर दिया, आसानी से पार कर जाएगा, यानी कि तेज हो गया रेट। उम्मीद करता हूं ये चीज समझ में आई होगी। राइट नाउ दैट इज एनफ एनर्जी। आइए चलिए क्वेश्चन करते हैं। यही बात थी, देखो टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट क्या होता है, बढ़ता है, मैंने अभी आपको बताया। तो लिजर्ड्स जो होते हैं विंटर्स में बाहर नहीं आते, क्योंकि वो अपने बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर सकते। जब कंट्रोल नहीं कर सकते तो बच्चे बाहर आएंगे, टेम्परेचर डाउन, बॉडी की रिएक्शंस रुक गई, क्योंकि टेम्परेचर डाउन हो गया, बॉडी की रिएक्शन स्लो हो गई, बॉडी की रिएक्शन स्लो हो गई तो क्या हो जाए, टपक गए। जब टपक गए तो फिर गए, मर गए, इसलिए वो बाहर नहीं आते, गर्म एरिया में छुपे रहते हैं जहां पे उनकी बॉडी की रिएक्शंस होती रहे। अब आते हैं मिल्क के कॉन्सेप्ट में, दही के, सॉरी। अगर दही को आप फ्रिज में रख दोगे तो यानी कि आपने टेम्परेचर डाउन कर दिया। टेम्परेचर डाउन करने से रिएक्शन का रेट जो है बहुत स्लो हो जाएगा। अब स्लो हो जाएगा तो दही नहीं बनेगा। यही तुम रूम टेम्परेचर पे रखोगे, दही बन गया। अब जब दही एक बार बन गया तो आपने उसे उठा के अंदर रख दिया, ताकि अब आगे वो खट्टा ना हो सके, सॉर ना हो सके, टेस्ट में खराब ना हो सके, क्योंकि और भी तो उसमें भाई लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो है वो ग्रोथ होता है, वो करता है, रिएक्शन तो करता है, तो आखिर वो और ज्यादा ना ग्रो कर सके, बस जितना हमें चाहिए हमने उतना बना लिया उसे। चलिए बच्चे, अब हम क्वेश्चन करते हैं इसके थोड़े से। क्वेश्चन की तरफ अगर हम देखते हैं तो क्वेश्चन क्या है, एक असर्शन और रीजन आया हुआ था 2023 में, लास्ट ईयर में। ये बोलता है गिवन बिलो ए रिएक्शन कैन हैव जीरो एक्टिवेशन एनर्जी। अगर हमारे पास किसी रिएक्शन के पास जीरो एक्टिवेशन एनर्जी है, the minimum extra amount of energy absorbed by a reaction molecules so that their energy becomes equal to the threshold value. This is called activation energy. The light of the above statement, choose to the correct answer from the option given below. The minimum extra amount of energy absorbed by the reactant molecules so their energy become equal to the threshold value. अच्छा, थ्रेशोल्ड वैल्यू होती क्या है? हम अगर बात करते हैं तो थ्रेशोल्ड वैल्यू यानी कि इस हाइट को, ये वाला जो हाइट है, कौन सा वाला, ये वाला, ये वाला जो हाइट है, दिस इज नोन एज ए थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी। चलिए आइए देखते क्या बोलता है ये बोल रहा है हमारे पास, हाँ, अ रिएक्शन कैन हैव जीरो एक्टिवेशन एनर्जी, रीजन हमारे पास द मिनिमम, ठीक है, कैन हैव, उसके पास मतलब जीरो एक्टिवेशन एनर्जी रख सकता है, ठीक है, द मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब बाय अ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल सो दैट देयर एनर्जी बिकम इक्वल टू द थ्रेशोल्ड वैल्यू, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एक्टिवेशन। एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन उन्होंने सही लिखी, इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन बिलो। The both A and R true, but R is not the correct explanation of A. A is true, but R is false. A is false, but R is true. Both A and R are true, and R is the correct explanation of A. चलिए
बात करते हैं हम आंसर की, तो हमारे पास आंसर निकल के आता है सी। क्या आता है हमारे पास आंसर बच्चों? सी। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। भाई एक्टिवेशन बैरियर तो जीरो हो ही नहीं सकता हमारे पास। एक्टिवेशन बैरियर हमारे पास जीरो नहीं हो सकता। अगर जीरो हो जाएगा तो सारा कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ जल जाएगा, सब कुछ खत्म। बट आर इज ट्रू, यस, ये तो मैंने पहले ही आपको समझाया था, आर इज ट्रू। चलिए दोबारा से बात करते हैं। चलिए बात करते हैं बच्चों एक क्वेश्चन की। फॉर अ रिएक्शन ए गिव्स बी, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज -4.2 किलो जूल मोल इनवर्स। The enthalpy of activation is 9.6 kilojoule mole inverse. The correct potential energy graph for the reaction is. अगर हम बात करते हैं बेटा, हमारे पास 4.2 इन्होंने बोला हुआ है। कितना बोला हुआ है? 4.2। चलिए 4.2 के हिसाब से अगर हम देखते हैं, भाई 4.2 यानी कि रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, और वो गैप क्या होना चाहिए? मींस हमारे पास अगर गैप की बात करता हूं तो यहां पर अगर रिएक्टेंट है तो यहां पर प्रोडक्ट, ये गैप आना चाहिए 4.2 के बराबर। हाँ जी। एंड द एंथैल्पी ऑफ एक्टिवेशन इज 9.6, यानी कि ये गैप हमारे पास क्या हो जाना चाहिए? लगभग लगभग डबल होना चाहिए। यानी कि अगर हम बच्चों बात करते हैं, हमारे पास ये जो गैप आया है, ध्यान से देखिएगा, ये जो गैप आया है, ये गैप अगर इतना है, ये 4.2 है, तो ये वाला गैप हमारे पास 9.6 होना चाहिए। 9.6 ऑलमोस्ट डबल के आसपास है। तो यानी कि जो ग्राफ है कुछ ऐसा बनना चाहिए। भाई दो ऑप्शन हमें नजर आ रहे हैं ऐसे में कि एक तो ये पॉसिबल है और दूसरा हमारे पास ये पॉसिबल है। तो बेटा अब हमारे पास अगर हम गैप के हिसाब से बात करें तो यहां पर तो गैप चल रहा है ये वाला, और यहां पर चल रहा है ये वाला। ये गैप में तो हमें ज्यादा नजर आ रहा है कि एक्टिवेशन बैरियर जो है वो उसका हाइट इतना नहीं है जितना हमारे पास एनर्जी है। तो राइट आंसर हमारे पास जो होना चाहिए, जो इसके हिसाब से लगता है, ये गैप और इसके हिसाब से, द राइट आंसर इज ए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एक हमारे पास लास्ट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम आगे बढ़े तो एक स्लोप, हमें एक स्लोप ऑफ आर्रहिनियस प्लॉट के वर्सेस, हमारे पास अगर हम बात करते हैं, एक ग्राफ गिवन है, प्लॉट के वर्सेस 1/t द फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज दिस। हमें स्लोप गिवन है, हमें ग्राफ, हमें आपको पता है इक्वेशन पता चली थी, ln k इज इक्वल टू -EA अपॉन R इंटू 1/t प्लस ln A। यानी कि स्लोप बेटा, यहां से स्लोप क्या निकल के आएगा? अगर मैं स्लोप की बात करता हूं तो -EA अपॉन R निकल के आएगा, -EA अपॉन R, और वही स्लोप की वैल्यू इन्होंने हमें दे दी है। तो दैट इज -EA अपॉन R इज इक्वल टू एक्टिवेशन बैरियर इज द चूज द करेक्ट R इज इक्वल टू, हमारे पास कितना आया फॉर द फर्स्ट, तो ये निकल के आएगा -5 इंटू 10 की पावर 3। चलिए माइनस से माइनस कटा, EA इज इक्वल टू R की वैल्यू इन्होंने दे रखी है 5 इंटू 8.314 इंटू 10 की पावर 3। तो आप इसे मल्टीप्लाई करें, ये तो हो गया जूल में, मल्टीप्लाई करते हैं 8 चौक 12, 8 चौक 20, 0, 5 एकम 5 चौक 20, 1, 5 एकम 5, 5 1 जा 5 और 2 7, 5 एंड 2 7, 5 3 जा 15, 1 कैरी आया, 5 40 और 1 41, 41.5 किलो जूल पर मोल। सो द राइट आंसर शुड बी, हमारे पास क्या होना चाहिए? सी। चलिए क्रॉस चेक करते हैं, हमारे पास द राइट आंसर इज सी। बच्चे यहां पर हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म होने के लिए आ गया। एक क्वेश्चन है, फॉर अ रिएक्शन एक्टिवेशन एनर्जी EA 0। भाई एक्टिवेशन एनर्जी 0 कर दी। द रेट कांस्टेंट एट 200 केल्विन इज 1.6 इंटू 10 की पावर 6। द रेट कांस्टेंट एट 400 डिग्री सेल्सियस K विल बी। हमारे पास चलो फॉर्मूला क्या लगाना है? फॉर्मूला सिंपल, ln K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू -EA अपॉन R। ये क्या हो जाएगा? -EA अपॉन R इंटू ये हो गया 1/T2 माइनस 1/T1। अच्छा खास बात, EA की वैल्यू 0 कर दी है, तो यानी कि ln K2 ओवर K1 इज इक्वल टू 0।
अच्छा बच्चों, ये कब आ सकता है जीरो? जब K2 ओवर K1 इज इक्वल टू क्या हो जाए 1। अब सुनो, अब रेट बढ़ा दिया तो K1 K2 इज इक्वल टू K1, बहुत सिंपल सा लॉजिक। यानी कि हमारे पास जो रेट कांस्टेंट है, ये जो रेट कांस्टेंट है ये सेम रहेगा, ये चेंज ही नहीं होगा चाहे तुम टेम्परेचर कितना बढ़ा लो, क्योंकि हमारे पास एक्टिवेशन बैरियर ही नहीं है, किसको क्रॉस कराना है? चाहे टेम्परेचर बढ़ाओ मत बढ़ाओ, सारे कोई क्रॉस है। तो व्हाट इज द राइट आंसर? राइट आंसर इज 1.6 इंटू 10 की पावर 6। चलिए आंसर चेक करते। यस, द राइट आंसर इज बी। बच्चों चलिए नेक्स्ट हम अगर आगे बढ़ते हैं, द एडिशन ऑफ कैटलिस्ट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन ऑल्टर विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज। डेफिनेटली अभी बात करी हमने, कौन क्या करेगा? दैट इज द एक्टिवेशन एनर्जी। यस, दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी। अगर हम आगे बढ़ते हैं बेटा, एक ग्राफ आता है, देखो कितने सारे क्वेश्चंस मैंने अभी करा दिए हैं। द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द स्लोप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। अभी मैंने आपको ये ग्राफ, ये रिएक्शन पढ़ाया था। एल एन के इज इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन आर इंटू 1 अपॉन टी इंटू एल एन प्लस एल एन ए, यानी किसका? एल एन के वर्सेस 1 अपॉन टी का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? माइनस ई ए अपॉन आर। तो ग्राफ शुड बी बिटवीन एल एन के वर्सेस 1 अपॉन टी। तो हमारे पास द राइट आंसर इज बी। देखो कितने हलवा हलवा सवाल, कितने हल्के सवाल आ रहे हैं क्वेश्चंस। नाउ चलिए बच्चे, हमारी तरफ से, मेरी तरफ से ये केमिकल काइनेटिक्स खत्म हुआ। होपफुली आपको एंजॉय आया होगा, मजा आया होगा, और आपके मेन टॉपिक्स आपके कवर अप हुए होंगे। तो थैंक यू गाइस। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। ठीक है, बाय बाय गाइस, सी यू वंस अगेन।